हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना भाई। वॉइस क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ब्रोशर 2022 के बारे में बात करने जा रहे हैं। बधाई हो आप सभी को, आपके सीयूईटी के फॉर्म्स ऑफिशियली रिलीज हो गए हैं। मिलेंगे कहां पे? cvt.samarth.ac.in के ऊपर जब आप जाओगे तो ये वेबसाइट आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। इस वेबसाइट को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। ये जो सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आवाज तो नहीं यार, आवाज कोई फट तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार मैं देख लूं, वॉइस क्रिस्टल क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज के सेशन में मजा आ जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक कोर्स के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सॉर्ट हो जाएगा। अभी cvt.samarth.ac.in के ऊपर जब आप जाओगे तो यहां पे आपको दिखेगा साइन इन और रजिस्टर। अभी कोई भी साइन इन और रजिस्टर ना करें जब तक ये पूरी वीडियो ना देख लें। मैं एक फॉर्म फिलिंग वीडियो भी आपके पास लेके आऊंगा, बट अभी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, सिमिलरली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सब के जितने भी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है हमारी सीयूईटी के अंदर, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आपको देखना है, कैसे इनका ब्रोशर पढ़ना है, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो जब आप cvt.samarth.ac.in के ऊपर जाओगे, यू विल एंड अप रियलाइजिंग एक यहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप जैसे क्लिक करोगे, सीयूईटी के पेपर पैटर्न के बारे में काफी सारी डिटेल्स यहां पे देनी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। सीयूईटी के बारे में काफी डिटेल्स, एक सेकेंड, सीयूईटी के बारे में उन्होंने काफी डिटेल्स देनी स्टार्ट हमारे पास कर दी है। जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी 2022 यूजी के बारे में ये पूरा ब्रोशर आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है वो भी आपको दिखनी यहां पे शुरू हो गई होंगी। ये ब्रोशर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ब्रोशर के अंदर पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किया गया है, नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास होने वाली है। आपका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स एंटेल करने वाला है। सीयूईटी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो इस ब्रोशर में आपको मिल जाएगी कि भाई मोड ऑफ एग्जामिनेशन तुम्हारा क्या होने वाला है, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, मतलब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 13 लैंग्वेजेस में आप इसको दे सकते हो। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, कौन कौन से टेस्ट और सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, एग्जामिनेशन स्कीम मतलब पेपर पैटर्न, मतलब अगर सही करके आओगे तो कितने मार्क्स, गलत करके आओगे तो कितने मार्क्स आपके कटने वाले हैं, सिलेबस क्या है टेस्ट का, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की जहां तक बात है यार, सारी बवाल तो यहां पे आके खड़ा हो जाता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप डीयू के अंदर एलिजिबल हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता है, तो क्या वो एलिजिबल है? वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने सीयूईटी ने सारा का सारा यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दिया। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करना अपने आप में लाजवाब बात है। तो थैंक यू एनटीए, थैंक यू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर सच एन अमेजिंग मूव, फॉर सच अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीयूईटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये रोल बैक होने के चांसेस हैं क्या, सीयूईटी के बेसिस पे हमारा एडमिशन होगा? उसका आंसर है यस। क्लास 12 विल हैव नो वेटेज नाउ, सीयूईटी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्ट्रीम चेंज की पॉलिसी में मैं बताता हूं। सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करो, सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करो। हर एक बात इस सेशन की इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, कोई भी सेशन मिस मत करना। और अगर लगेगा यार बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा होल्ड रखो, क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। इसके बाद आप कॉलेज एडमिशन में जब परस्यू करने वाले हो, जो भी तैयारी आप करने वाले हो वो कॉलेज एडमिशंस की होगी। कॉलेज एडमिशंस की तैयारी करने से पहले ये इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी है। तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। आपको करना क्या है, आपको यार यूट्यूब चैनल पे जाना है, सीयूईटी लर्न करो क्लासेस। जल्दी से सीयूईटी लर्न करो क्लासेस पे जाओ, इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यहां पे आपके पास फ्री सिलेबस कंटेंट आ रहा होगा, फ्री लेक्चर्स आ रहे होंगे, पीडीएफ नोट्स मैं आपको देने वाला हूं। एनसीईआरटी जितनी भी सिलेबस कवर हो रहा होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक में, चाहे वो लैंग्वेज टेस्ट हो चाहे वो जनरल टेस्ट हो, आपका सीयूईटी लर्न करो क्लासेस में आ रहा होगा। हम चलते हैं अपने ब्रोशर की तरफ। ये तो सीयूईटी का ब्रोशर है, इसके बारे में इतना मेजरली सेशन आज नहीं है। आज सेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स कौन कौन है जल्दी से बोल दो यस। कौन सा कॉलेज है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज? एसआरसीसी, हिंदू हंसराज रामजस किरोड़ीमल श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। कौन सा कॉलेज है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज? एक बार ड्रीम कॉलेज अपना लिख के बता देना। लेडी श्रीराम, मिरांडा हाउस, दौलतराम कॉलेज, एसजीटीबी खालसा कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज। कौन सा कॉलेज तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है? एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन स्कीम की मैं बात करना चाहता था। शेड्यूल क्या होगा वो अभी आना बाकी है। आपका फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपका सीयूईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे ही तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होंगे उसके 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा सीयूईटी हो रहा होगा, तो देख के हमें तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इस केस में, बट आपको एक बार दिखा देता हूं जो मैं एक बार दिखाना चाह रहा था। एग्जामिनेशन की स्कीम दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
16 पे आएगी एग्जामिनेशन की स्कीम। रोल ऑफ एनटीए क्या होने वाला है, ये रहा एग्जामिनेशन स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट होने वाला है। सीयूईटी आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट होने वाला है। टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट आर ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेजेस। भाई लैंग्वेज टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहां पे प्रॉब्लम थी, सर अगर मैं लैंग्वेज में हिंदी चूज करता हूं तो ऐसा हो सकता है मेरा सेक्शन 2 के अंदर मैं इंग्लिश में पेपर दूं, उसका आंसर है यस। द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट, ऐसा हो सकता है आप लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी में दे रहे हो, लैंग्वेज टेस्ट जो है आपका वो आपने हिंदी में दिया, बट जो आप रिमेनिंग पेपर है सेक्शन 2 जो डोमेन है, जो जनरल टेस्ट है, वो आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो, या वो पंजाबी में देना चाहते हो, या वो मलयालम में देना चाहते हो, या वो बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में देना चाहते हो, गुजराती में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, तो यस दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लैंग्वेज टेस्ट की लैंग्वेज जो आप देने वाले हो वो ये डिटरमाइन नहीं करेगी कि आपका रिमेनिंग पेपर कौन सा होने वाला है। ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझना, ऐसा हो सकता है कोई सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश ऑप्ट कर ले और बाकी डोमेन वो हिंदी मीडियम में दे रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास एग्जिस्ट करने वाली है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, अभी हम 500 प्लस लाइक्स अभी पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे तुम मेरी वीडियोस लाइक करते जाओगे, सीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इन सब की वीडियोस मेरी चैनल की बनाई हुई आपके वीडियो पे, आपके यूट्यूब फीड पे पॉपअप होनी शुरू हो जाती है। तो प्लीज लाइक द सेशन और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर होगा, ये सिलेबस तो हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये इन्होंने डिटेल सिलेबस बता दिया। मैक्सिमम आप 9 टेस्ट दे सकते हो, जिसमें से मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस आपको देनी है सेक्शन 1A और 1B में से। उसके बाद आप 6 डोमेन दे सकते हो और जनरल टेस्ट दे सकते हो। कितने हम टेस्ट दे सकते हैं एट मैक्सिमम? एट मैक्स वी कैन गिव 9 टेस्ट। अब स्टूडेंट यहां पे पूछते हैं सर जनरल टेस्ट कंपलसरी है या नहीं है, डोमेन में मुझे क्या देना चाहिए? वो डिपेंड करेगा जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट करने वाले हो। यूनिवर्सिटीज ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज कर दिया, वो एनटीए की वेबसाइट पे, ये cuet.samarth.ac.in की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। कहां देखनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। या तो आप 2 लैंग्वेजेस चूज कर लो, 6 डोमेन चूज कर लो और एक जनरल टेस्ट, या एक और ऑल्टरनेटिव है, ऑप्शन 1 ये है, ऑप्शन 2 ये है। 3 लैंग्वेजेस इसमें आप चूज कर सकते हो फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर। मैक्सिमम इस केस में अगर आपने 3 लैंग्वेज चूज कर ली तो आप 6 डोमेन्स नहीं चूज कर सकते, सिर्फ 5 डोमेन चूज कर सकते हो और एक जनरल टेस्ट आप यहां पे दे रहे होगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आपका 1 डे एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ 1 डे एग्जामिनेशन। अच्छा नहीं 1 डे एग्जामिनेशन पे इन्होंने कुछ ऐसा टेक नहीं दिया, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज। बेसिकली कहने की बात इतनी सी है, एक स्टूडेंट का 1 डे एग्जाम हो रहा होगा। ऐसा हो सकता है जैसे जेई मेंस सेशन 1, जेई मेंस सेशन 2 आपके बारे में आपने सुना है, किसी का एग्जाम 21 जून को है तो किसी का एग्जाम 24 जून को है, आप समझ रहे हो। सिमिलरली सीयूईटी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग डेज में हो रहा होगा, बट फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा नाम है राहुल कुमार। राहुल कुमार का एक ही दिन पेपर होने वाला है, राहुल कुमार का दूसरे दिन पेपर नहीं होगा, उसका एक दिन पेपर, चाहे वो स्लॉट 1 में दे, चाहे वो स्लॉट 2 में दे, या चाहे वो दोनों दे स्लॉट्स, उसका डे 1 के अंदर ही पेपर खत्म हो जाएगा, एक दिन में आपका पेपर होगा। इसको बोलते हैं 1 डे एग्जाम्स। मैं ये नहीं कह रहा एक दिन में ही सबके एग्जाम्स हो जाएंगे, अलग अलग डेज अलॉट होंगे, एनटीए की वेबसाइट आपको अलॉट करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको अलॉट करेगी, आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। बट मल्टीपल डेज का मतलब यहां पे ये है, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपके बनने वाले हैं, भैया कोई अकाउंटेंसी दे रहा है, कोई बिजनेस स्टडीज, कोई इकोनॉमिक्स दे रहा है, कोई इन तीनों में से कोई नहीं दे रहा, कोई पीसीएम दे रहा है, तो इनके अलग अलग स्लॉट्स बनेंगे, उसकी बात यहां पे कर रहे हैं। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन 9 AM से 12:15 एक आपका टाइम है, ये 3 hour 15 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है स्लॉट 1, और 3 hour 45 मिनट्स का आपका होने वाला है स्लॉट 2, जिस दिन भी आप एग्जाम देने जाने वाले हो, जो आपको डे नोटिफाई किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 45 मिनट्स और 60 मिनट्स टू 195 मिनट्स। इसका मतलब यह है बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ जनरल टेस्ट देके आ जाएंगे। आपको पूरे वक्त बैठना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। हां, आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे, आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे, बट जरूरी नहीं है कि आपको 195 मिनट्स पूरा बैठना ही बैठना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट बोले सर मैं तो सीयूईटी में सिर्फ जनरल टेस्ट देना चाहता हूं, जनरल टेस्ट के बेसिस में मैं जिस जिस यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल होऊंगा बस मेरे को उसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, ना मेरे को लैंग्वेज देनी, ना मेरे को डोमेन देना है। यस, इट इज पॉसिबल। तो आप 60 मिनट्स वहां बैठोगे, आपका काम खत्म। स्लॉट 2 के अंदर आपने केवल एक डोमेन दिया या केवल एक लैंग्वेज दी, तो आपने 45 मिनट्स आप बैठोगे, आपका काम खत्म। तो इन्होंने रेंज कर दिया कि सर 45 या 60 मिनट से लेकर 195 मिनट्स में आप स्लॉट 1 में बैठ सकते हो, स्लॉट 2 के अंदर आप 45 मिनट्स टू 225 मिनट्स के लिए बैठ सकते हो। प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉम्पनसेटरी टाइम फॉर, अच्छा पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, कुछ ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। ओके।
Examination will be conducted in 2 or more slots on different days depending on the subject's test taken by the candidate. In slot 1, which will be held in the morning shift, a candidate may take up to 4 tests only, 1 language from section A. अच्छा, slot A, shift 1 और shift 2 की यहां पे बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से समझो। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की यहां पे बात कर रहे हैं। शिफ्ट 1 के अंदर आप मैक्सिमम, शिफ्ट 1 के अंदर क्या होने वाला है, शिफ्ट 1 के अंदर ये रहा, स्लॉट 1 के अंदर आप मैक्सिमम 1 लैंग्वेज दे सकते हो। शिफ्ट 1 के अंदर आप 1 मैक्सिमम लैंग्वेज दे सकते हो, प्लस मैक्सिमम 2 डोमेन्स दे सकते हो, प्लस आप 1 दे सकते हो जनरल टेस्ट। ये स्लॉट 1 है। और जब मैं तुम्हारे फॉर्म्स भरवाऊंगा ना सीयूईटी के, तब आपको यहां पे देखना शुरू होगा, ये स्लॉट 1 का पर्सपेक्टिव है, ये स्लॉट 1 का पर्सपेक्टिव है। स्लॉट 2 के अंदर आप मैक्सिमम 4 डोमेन्स दे सकते हो और 1 लैंग्वेज और दे सकते हो। अगर आपने 2 लैंग्वेजेस देनी है तो 1 लैंग्वेज आपने स्लॉट 1 में दे दी, 1 लैंग्वेज आपने स्लॉट 2 में दे दी। अगर आप 6 डोमेन दे रहे हो तो 2 डोमेन्स आपने स्लॉट 1 में दे दिए, 4 डोमेन्स आपने स्लॉट 2 में दे दिए। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। इन शिफ्ट 2 विच विल बी हेल्ड इन द आफ्टरनून, अ कैंडिडेट कैन टेक अप टू 5 टेस्ट। अगेन वही मैंने बताया, शिफ्ट 1 के अंदर एट मैक्स 4 टेस्ट आप दे सकते हो, शिफ्ट 2 के अंदर एट मैक्स 5 टेस्ट आप दे सकते हो। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी। अगेन ठीक है, कंबाइंड स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के अंदर कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम 9 टेस्ट, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें। अच्छा, मार्किंग स्कीम के बारे में नहीं बता रखा। मार्किंग स्कीम, अच्छा एलिजिबिलिटी के बारे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एग्जामिनेशन स्कीम, रोल ऑफ एनटीए, सिलेबस के बारे में बताया था यार, उसके अंदर मार्किंग स्कीम थी कि भाई +4 के कितने हैं, अगर सही करके आओगे तो कितने हैं, गलत करके आओगे तो कितने हैं, वो यहाँ पे दे रखी है। एक सेकंड रुक जाओ। एडमिट कार्ड आपका रिलीज होने वाला है बहुत जल्दी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया आपका, सीबीटी मोड में होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होगा। स्लॉट 1 टाइमिंग ये रहा, स्लॉट 2 टाइमिंग ये रहा। स्लॉट 1 आपका 3 आवर 15 मिनट्स, स्लॉट 2 आपका 3 आवर 45 मिनट्स, ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं आज। सीयूईटी 2022 की मार्किंग स्कीम जल्दी से लिख लो सारे। सीयूईटी 2022 की मार्किंग स्कीम लिख दो और मार्किंग स्कीम ओपी इन द चैट लिख दो। जल्दी से जल्दी सारे सब्सक्राइब करो और लाइक करो अभी के अभी सेशन को, ताकि उत्साह बढ़ता रहे। बहुत लंबा दिन है आज, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तुम्हारी भी मेहनत लगने वाली है, हमारी भी मेहनत लगने वाली है, मिल बांट के काम होगा। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो चुका है, वो मैं अभी आपको समझाने आऊंगा। उससे पहले थोड़ा मोटा मोटा मैं सीयूईटी का पेपर पैटर्न समझा रहा था। इसके अंदर यार 1A के अंदर आपको 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैक्स मार्क्स पर क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल मार्क्स आपके 200 हैं। ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे पर लैंग्वेज। ये मैं आपको समझा रहा हूं मार्किंग स्कीम क्या है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज है, +4 होंगे, +2 होंगे, +1, मतलब कितने सही करने पर हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं वो अभी तक हमें पता ही नहीं था, तो अब बता रहे हैं। ये मार्क्स पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सिमिलरली लैंग्वेज में भी ये बात है, डोमेन में भी ये बात है। लैंग्वेज में भी यही बात है, डोमेन में भी यही बात है। जनरल टेस्ट के अंदर भी यही बात है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अनआंसर्ड मार्क्स फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क, ठीक है। 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। बहुत बढ़िया। तो मार्किंग स्कीम भैया सबको पता लग गई। मार्किंग स्कीम है +5, मार्किंग स्कीम है +5 -1। राइट आंसर करने पे +5 मिलेंगे, अगर रॉन्ग आंसर करके आओगे तो -1 आपके कट जाएंगे, 1 मार्क आपका कट जाएगा। और अगर आप अनअटेम्प्टेड दे के आते हो, कोई अटेम्प्ट करके ही नहीं आते, तो उस केस में अनआंसर्ड या अनमार्क्ड या रिव्यू के लिए अगर आपने कोई छोड़ दिया तो कोई भी मार्क्स उसमें आपको नहीं मिलने वाले। मैं एक मॉक टेस्ट करवाऊंगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, हमारी लर्न करो एप्लीकेशन के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो मॉक टेस्ट। उसमें आपको पता लग जाएगा ये मार्क्ड फॉर रिव्यू क्या होता है, अनआंसर्ड क्या होता है, राइट आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के -1 मिलेंगे। उसको जज करना, स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरिया अपना जज करना एक सीबीटी एग्जाम के अंदर बहुत पर्टिनेंट हो जाता है। और उसमें एक जर्नी लगती है यार, पूरा प्रिपरेशन के बाद जब आप मॉक्स देना शुरू करते हो सीबीटी के, जब मॉक्स देना शुरू करोगे तब आपको ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करना शुरू करेंगे। अभी तो यही डिसाइड कर रहे हैं हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा डोमेन लेना है। मैं समझ रहा हूं अभी क्या कंडीशन है तुम्हारी, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। +5 फॉर एवरी राइट आंसर और -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये आपकी स्लॉट 1 की इन्होंने बता दी मार्किंग स्कीम। और देखें एक बार, अगेन स्लॉट 2 के अंदर भी देखो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इन स्लॉट 2 आफ्टरनून सेशन। अगेन राइट आंसर के लिए आपको +5 फॉर राइट आंसर और -1 फॉर रॉन्ग आंसर। लैंग्वेज के अंदर अगेन आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन के अंदर अगेन आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन कैन बी गिवन अप टू 3 आवर्स फॉर 4 सब्जेक्ट्स।
200 मार्क्स का यहां पे पेपर होने वाला है, क्योंकि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200। यहां पे भी 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200। 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पर सब्जेक्ट पे, मैक्सिमम ड्यूरेशन। अच्छा ये 40 आउट ऑफ 50, ध्यान से समझना, ये 40 आउट ऑफ 50 पर डोमेन है। मतलब अगर आप 3 डोमेन देते हो तो आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एट मैक्सिमम यू कैन डू 120 क्वेश्चंस। तो ये 50 जो यहां पे लिख रखा है ना, ये जो 50 यहां पे लिख रखा है, ये पर डोमेन की बात हो रही है। सिमिलरली ये 200 जो है ये पर डोमेन की बात हो रही है। और 4 सब्जेक्ट्स के लिए एट मैक्सिमम आपको यहां पे 3 आवर्स दिए जाने वाले हैं, 3 आवर्स यहां पे आपको दिए जाने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, बस इतनी थी एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको बढ़िया 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 अब मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ लेके जाने वाला हूं। DUOP इन द चैट हो जाए भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन वेट कर रहा है, जल्दी बता दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन वेट कर रहा है, जल्दी से बता दो। CUET का मोटा मोटा मैंने आपको पेपर पैटर्न समझाया। मैंने आपको बताया पॉजिटिव मार्किंग +5 आपको मिलने वाले हैं, नेगेटिव -1 मिलने वाले हैं। अब हम शिफ्ट होने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। आपको जाना है admission.uod.ac.in। बवाल वेबसाइट, बहुत ही शानदार वेबसाइट बनाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी बताई है। हर एक कोर्स के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है, हर एक कोर्स के अंदर हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है, हर एक कोर्स की एनुअल फीस कितनी है, हर एक कोर्स में कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, हर एक कोर्स के अंदर आपको CUET के कौन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देने हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलने वाली है। DUOP हो गया जी, DUOP हो गया, DUOP और सेशन को लाइक करके बताओ DUOP। 500+ लाइक्स पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते यार, बड़ी इजीली पहुंचा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं यार बताना। पहली बात तो ध्यान से समझो, सारे बात नोट कर लो। आपको CUET के फॉर्म्स भरने हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, लिख लो इस बात को। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए CUET के फॉर्म्स भरने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दोबारा बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी सेपरेट फॉर्म नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ CUET के फॉर्म्स भरने हैं। कहां भरने हैं, CUET की वेबसाइट पे जाके यहां पे रजिस्टर। मैं 1 बजे आ रहा हूं, आज 1 बजे एक्सप्लेन करूंगा कि CUET के फॉर्म्स भरे कैसे जाते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। आधे घंटे का सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। मेरे सेशन का वेट करना, फिर जाके अपने CUET के फॉर्म्स भरना। दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे तुम एम कर रहे हो, चाहे तुम BHU एम कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म एक ही भरा जाएगा। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एम कर रहे हो, चाहे BHU JNU, चाहे सब कुछ एम कर रहे हो, फॉर्म एक ही भरा जाएगा। CUET की वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के अंदर इतना इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, जहां जहां आपको कंफ्यूजन का लग रहा है कि यार मेरे को तो कंफ्यूज हो रहा हूं, यहां पे समझ ही नहीं आ रहा, कमेंट करके अपनी क्वेरीज लिख दो, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और उसका जवाब आपके पास बहुत जल्दी आ रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप सब ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा चैनल है CUET लर्न करो क्लासेस, यहां पे आपके पास फ्री कंटेंट आने वाला है। CUET से रिलेटेड सारी तैयारी यहां पे होगी। सिलेबस को डिफाइन किया जाएगा एंड सो ऑन, सिलेबस को डिफाइन किया जाएगा, उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। NCERT इंपॉर्टेंट PDFs आपको दी जाएंगी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको CUET लर्न करो क्लासेस में मिल जाएगी। इसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी समझो करना क्या है, जैसे ही जाओगे ना यहाँ पे, ये तो हमारे जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर योगेश सिंह, उनकी तरफ से एक मैसेज है, एक बार तुम्हें इसको देख लेना। थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइड मेन्यू में देखो क्या आएगा। साइड मेन्यू पे तुम्हें क्या करना है, साइड मेन्यू पे तुम्हें जाना है UG एडमिशन के ऊपर। साइड मेन्यू पे तुम्हें जाना है UG एडमिशन के ऊपर। और ये जो चीज है भैया, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, एक ही जगह सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, बहुत बढ़िया। एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं यहां पे बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भैया मेरे को और यूनिवर्सिटीज का अभी एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी। DU के पर्सपेक्टिव से बता देता हूं आपको मैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन खुल गया, जैसे देखो यहां पे मैंने UG एडमिशन पे क्लिक किया था ना, तो अगर हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इस तरह आपके पास दिख जाएंगे, इनको पढ़ना शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब आपके पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप 1 ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री अपनी परस्यू कर रहे हो और किसी कारण से आपको 1 ईयर के बाद छोड़नी पड़ जाए, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।
अगर आप 2 इयर्स कंप्लीट करके जाते हो तो आपको एक डिप्लोमा के साथ नवाजा जाएगा, आपको एक डिप्लोमा गिफ्ट किया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा और बोला जाएगा कोई बात नहीं, हमें पता है आप किसी कारण से हट गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू नहीं कर पाए, बट ये लो डिप्लोमा आपके जॉब में काम आ सकता है। और कोई स्टूडेंट इन द लेटर स्टेज सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में कुछ गैप ईयर्स के बाद दोबारा ज्वाइन कर सकता है थर्ड ईयर के अंदर। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये है अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल अडॉप्ट किया है। एक साल के बाद अगर आप ले लेते हैं ड्रॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी कारण आपको ड्रॉप लेना पड़े, मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो, बट किसी कारण आपको ड्रॉप लेना पड़े तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा, थर्ड ईयर के बाद आपको डिग्री मिलेगी और फोर्थ ईयर के बाद आपको डिग्री विद रिसर्च पेपर और ऑनर्स डिग्री आपको 4 इयर्स के बाद मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स को मैं यहां पे इंफॉर्म कर देना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री इस समय 4 इयर्स की हो चुकी है। नो मोर, अब ऐसा नहीं है कि 3 इयर्स के बाद आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे, 3 इयर्स के बाद भी आपको डिग्री मिल जाएगी, बट ऑनर्स डिग्री अब 4 इयर्स की है। अब अगर किसी को ऑनर्स डिग्री चाहिए, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स अगर आपको अपनी डिग्री के आगे चाहिए तो आपको 4 इयर्स अकम्प्लिश करने पड़ेंगे। मैंने बीकॉम ऑनर्स 2018 से रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नॉर्थ कैंपस से मैं पास आउट हूं यार। मैं आपको समझाऊंगा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस कॉलेजेस कौन से होते हैं। अभी के लिए ये समझो, बीकॉम ऑनर्स मैंने 3 साल में करी। माय सिस्टर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, नंदिनी छाबड़ा मैम, नंदिनी मैम तुम्हारी वो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स उन्होंने 3 साल से करी। बट अब ऐसा नहीं होगा, बीकॉम ऑनर्स अब आपकी 4 साल की होगी है। जितने भी ऑनर्स कोर्सेज हैं वो आपके 4 साल के होंगे, जितने भी प्रोग्राम कोर्सेज है या पास कोर्सेज हैं वो आपके 3 साल के ही हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एडमिशंस टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स at the University of Delhi which will be based on the scores obtained in CUET 2022 except for admission। अच्छा, CUET 2022 के बेसिस पे आपके के सारे एडमिशंस हो रहे होंगे except for School of Open Learning। SOL हमारा डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, और NCWEB इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड। बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स आपके पास गर्ल्स कैंडिडेट्स वीकेंड्स में पढ़ती हैं कॉलेजेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं एनसीडब्ल्यूईबी। और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें आपको रेगुलर कॉलेजेस में नहीं जाना। रेगुलर कॉलेजेस अगर आप एम कर रहे हो, जैसे बीएससी ऑनर्स अगर आप एम कर रहे हो, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, सिमिलरली एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, बायोमेडिकल साइंसेज, सिमिलरली अगर आप बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम एम कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, ये जितने भी कोर्सेज अगर आप एम कर रहे हो उस केस में आपको रेगुलर कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। रेगुलर कॉलेजेस का आपका सीयूईटी आने वाला है। आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एनसीडब्ल्यूईबी के एडमिशंस पहले क्लास 12 के बेसिस पे हुआ करते थे, अब भी क्लास 12 के बेसिस पे हुआ करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एन एलिजिबल कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स of University of Delhi for the academic session 2022-23 must read the content of this detailed bullet of information as well as notification updates। ठीक है, हमें पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सब्जेक्ट में आपने क्लास 12th पास करी है उसी डोमेन के अंदर आपको सीयूईटी देना है। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज पास्ड इन क्लास 12th। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आपको पीसीएम डोमेन देना है। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पीसीबी डोमेन देना है। आप स्टूडेंट्स यहां से पूछते हैं सर मैं पीसीएम डोमेन है, मैं क्लास 12 में मैंने पीसीएम करी, मेरे को अकाउंटेंसी देना है डोमेन, तो क्या मैं दे सकता हूं? उसका आंसर है यस, आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आप दे सकते हो। सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम है। तुम कहोगे सर कंफ्यूज हो गए हम तो। समझो मेरी बात ध्यान से, समझो मेरी बात ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये बोल रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के अंदर वो सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे। अगर कोई पीसीएम का स्टूडेंट है, उसने क्लास 12 के अंदर पीसीएम प्लस इंग्लिश पढ़ी, ठीक है जी, तो वो डोमेन के अंदर सीयूईटी के अंदर भी पीसीएम ही दे, ये रिकमेंड करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस इस बंदे के पास लेट्स से इकोनॉमिक्स थी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट बोलता है मेरे को, इसका नाम है राम, पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स है इसके पास क्लास 12 में। राम बोलता है नहीं नहीं सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एक बात बताओ, क्या मैं बिजनेस स्टडीज बीएसटी करके एक सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, बिजनेस स्टडीज दे सकता हूं सीयूईटी में? तो सीयूईटी कहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे दो। आप तो लीगल स्टडीज भी दे दो, मास कम्युनिकेशन भी दे दो, एंथ्रोपोलॉजी भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीयूईटी के अंदर आप बीएसटी दे सकते हो। राम पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ सीयूईटी के अंदर बिजनेस स्टडीज दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमेन में। बट
दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगी कि हम बीएसटी के स्कोर्स एक्सेप्ट नहीं करने वाले, जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं उसी के अंदर आपको सीयूईटी अटेम्प्ट करना है, उसी के स्कोर्स हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्या यह बात आपको समझ आई या नहीं आई? क्या यह बात आपको समझ आई या नहीं है? डीयूजैट स्क्रैप हो चुका है, डीयूजैट अब नहीं है, अब वो सीयूईटी के अंदर आएगा। वो मैं आपको एक एक करके कोर्स के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। क्या यह बात सबको समझ आई या नहीं है? पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास राम, एक बंदा है राम, उसके पास पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स है, वो सीयूईटी के अंदर यही देगा, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स उसके कैलकुलेट करेगी। अब बोलोगे नहीं सर पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स देके मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकता हूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है हां आप कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ह्यूमैनिटीज के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स दे सकते हो, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बीएससी कोर्सेज नहीं कर सकते, बस ये क्लॉज है। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर है जी। वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हुआ? किसी के पास अगर कॉमर्स विद मैथ्स है, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगी यहां पे, उनको उसी के अंदर डोमेन देना है सीयूईटी के अंदर, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी है, चाहे सोशियोलॉजी ऑनर्स करनी है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इन्होंने इतनी वाइड एलिजिबिलिटी रख दी है कि अब स्ट्रीम चेंज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, पीसीएम का स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले, उसको डिडक्शन दी जाती थी कि आपके 2.5% परसेंटेज में डिडक्शन होगी। कोई अगर कॉमर्स का स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले तो उसकी डिडक्शन हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। कोर्सेज के नाम क्या क्या है वो मैं आपको बताने शुरू करूंगा। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है आपने क्लास 12 के अंदर कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो जो आपके उन 27 डोमेन्स में से है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको मिलता जुलता सब्जेक्ट दे देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 12 में और बायोकेमिस्ट्री अगर उसमें नहीं है तो आप बायोलॉजी का एग्जाम दे देना, सिलेबस मिलता जुलता होगा। स्टूडेंट्स की यहां पे कंफ्यूजन रहती है मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के अंदर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। जब आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाओगे ना, यहां पे आपको दिखेगा सिलेबस, सिलेबस पे क्लिक करना और यहां पे हर एक डोमेन का, हर एक 27 डोमेन में से जितने भी डोमेन्स हैं, हर एक डोमेन का आपको क्या मिलेगा, सिलेबस मिलने वाला है। तो यहां पे मैं मैथ्स का सिलेबस दिखाना शुरू करता हूं, मैथमेटिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स के सिलेबस में साफ लिख रखा है मैथमेटिक्स / अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जितने भी अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, घबराएं मत कि यार हमें तो मैथ्स देनी पड़ेगी डोमेन के अंदर। सिलेबस आपके लिए उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रखा है, सिलेबस आपके लिए उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रखा है। आपके लिए कॉम्बिनेशंस बताने में शुरू कर रहा हूं, डोंट वरी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कॉम्बिनेशंस बताओ, मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन, बीएमएस 4 साल की नहीं होगी, बीएमएस 3 इयर्स की होगी। वेरी गुड सर, वेरी गुड क्वेश्चन। जेएनयू और बीएचयू के ऊपर मैं अभी वीडियो बना देता हूं। अभी आप देखो मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के लिए एक यहां पे सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। ये सिलेबस के बारे में डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रहा होगा। पेपर पैटर्न देखो क्या बोलता है, देयर विल बी 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स एज अ डोमेन की बात कर रहा हूं। सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चंस कवरिंग बोथ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स which will be compulsory for all. Section B1 will have 35 questions from mathematics, out of which 25 questions to be attempted. Section B2 will have 35 questions purely from applied mathematics. तो ये मत समझो किसी स्टूडेंट को हमने अकेला छोड़ दिया या सीयूईटी बोल रहा है नहीं नहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले तो मैथमेटिक्स ही देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स दी थी या क्या भी कुछ भी लिया था। कहने की बात इतनी सी है, उन्होंने आपके भी इंटरेस्ट का ध्यान रखा हुआ है। 15 क्वेश्चंस कंपलसरी है, सबको देने हैं। फिर B1 B2 में डिवाइड कर दिया। B1 प्योर मैथमेटिक्स जिसको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बोलते हो, और B2 आपका 35 क्वेश्चंस फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे, सर क्या होगा हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है। उसका आंसर है उसका आंसर है यस, यू आर एलिजिबल फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट्स थे, क्या वो बीकॉम ऑनर्स के एलिजिबल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। मेरिट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अगेन आपके सीयूईटी के स्कोर्स के बेसिस पे आपकी एक मेरिट बनेगी, एक रैंक बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस अलॉट होने शुरू होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड एंड पास क्लास 12 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट। अगेन आपके पास क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, पास आपको करना चाहिए। कोई स्टूडेंट क्लास 12 में अगर फेल हो गया और वो सीयूईटी दे रहा है, तो सीयूईटी में कितना ही अच्छा स्कोर कर लो, अगर आप क्लास 12 में फेल हो, आप सीयूईटी के स्कोर्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? आप फेल हो चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एंटरटेन ही नहीं करेगी बिकॉज यू हैव फेल्ड। तो आपको पास होना जरूरी है और आपको पढ़ना है और स्टडी करना है। मतलब बेसिकली यू मस्ट हैव अ डिग्री, यू मस्ट हैव एन इक्विवेलेंट डिप्लोमा रिलेटेड टू क्लास 12। आपके पास वो मार्कशीट होनी जरूरी है। ओनली द स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन सीयूईटी विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। अगेन
क्लास 12th मेयरली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह ट्रीट किया जाएगा। अल्टीमेटली 100% वेटेज इज गोइंग टू बी गिवन टू सीयूईटी स्कोर्स। सीयूईटी स्कोर्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट स्टडी, अब ये प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। हर एक प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करनी है तो क्या आपको परस्यू करना चाहिए, बीकॉम प्रोग्राम अगर आपको करनी है तो आपको क्या परस्यू करना चाहिए, एंड सो ऑन। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक इफ दे सेटिस्फाई ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो दो चीज होती है, एक चीज होती है प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, लिख लेता हूं यहां पे। एक चीज होती है प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एक चीज होती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब ये है, अगर कोई बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना चाह रहा है तो एलिजिबिलिटी ये है कि भाई उसके पास क्लास 12 में पीसीएम होनी चाहिए थी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करोगे तभी तो आप सेकंड स्टेप पे मूव करोगे। जब आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तब आपको पता लगेगा हाँ मैं फिजिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हूं। जब आपको पता लग गया कि हाँ भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फिजिक्स ऑनर्स का मीट कर रहा हूं, उसके बाद आप प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे जाओगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज स्टेप 1 एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इज स्टेप 2। कोई ये मत बोलने लग जाना कि नहीं सर मैं तो बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूं, मेरे को फिजिक्स ऑनर्स करनी है। यू आर नॉट एलिजिबल। ये मेरे को बॉटनी ऑनर्स करनी है, यू आर नॉट एलिजिबल। बीकॉम ऑनर्स का अगर मैं कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट हूं, मेरे को मैथ्स ऑनर्स करनी है, यू आर एलिजिबल। अगर आप ह्यूमैनिटीज प्लस मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स ऑनर्स करनी है, यू आर एलिजिबल। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो और आप बोल दो कि नहीं मेरे को तो एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स करनी है, यू आर नॉट एलिजिबल। तो स्टेप 1 होता है एलिजिबिलिटी चेक करना, स्टेप 2 होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चेक करना। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। The candidates are advised to check if they satisfy all the eligibility criteria. Admission is subject to the candidates fulfilling the eligibility requirements. ठीक है, eligibility requirements अभी हम देख लेते हैं। Before registering for CUET, the candidates are advised to carefully read the bulletin of information. CUET से पहले आप हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़िए, आपको देखना शुरू हो जाएगा। अगेन देयर इज नो मिनिमम एज बार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख रखा है एज पर ऑर्डिनेंस 1 ऑफ द यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं और किसी यूनिवर्सिटी का मैं यहां पे लिंक नहीं लेके आ रहा। यहां पे कोई भी एज बार नहीं है फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। सर मैं 1 साल ड्रॉप हूं, मैं 2 साल ड्रॉप हूं, मैंने 2010 में क्लास 12 करी हो, आप एलिजिबल हो। बिकॉज देर इज नो मिनिमम एज बार। इसको एक बार बार मैं लिख देता हूं तुम्हारे सामने, देर इज नो मिनिमम एज बार। कोई भी एज बार नहीं है। अगर आपके मम्मी पापा भी अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई एज बार ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। Except for the program with the respective regulatory bodies such as Medical Council of India, All India Council of Technical Education, अगर ये काउंसिल इन्वॉल्व है तो उनकी एलिजिबिलिटी डिफर कर सकती है। अदरवाइज मेजॉरिटी केसेस में आप मेजॉरिटी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। यस, आप ड्रॉपर हो, आप 2020 में पास आउट हुए थे क्लास 12 में, 2019 में हुए थे, 2018 में, 2013 में, 2014 में, इट डज नॉट मैटर बिकॉज देयर इज नो एज बार फॉर एडमिशंस टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। गैप ईयर स्टूडेंट्स विल नॉट बी अ बार फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट। गैप ईयर मतलब कि भाई किसी ने क्लास 12 2019 में करी तो गैप ईयर विल नॉट हैव एनी डिसएडवांटेज फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। आपको बस क्या देना है, सीयूईटी 2022 देना है। यहां पे मैं एक और बहुत बड़ा कैच बता देता हूं। पहले क्या हुआ करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है ना, तो आपको क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेना पड़ता था। अब क्लास 12 जिंदगी में एक बार आती है। क्लास 12 जिंदगी में एक बार आती है। क्लास 12 में लेट्स से तुम्हारे 94% आ गए, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज योर क्लास 12 मार्क्स। बट सीयूईटी अगर 2022 इतना अच्छा नहीं गया, 2023, अब तो यूजीसी के चेयरमैन बोल रहे हैं 2 अटेम्प्ट होंगे 2023 में। अगर 2022 अच्छा नहीं गया तो 2023 के लिए अप्लाई करो। क्लास 12 के ऊपर इतना बड़ा एडवांटेज है, ये तुम सोच भी नहीं सकते। क्लास 12 के मार्क्स चेंज नहीं हो सकते। सीयूईटी एक ऑल इंडिया नेशनल लेवल कंपटीशन है। इसके मार्क्स हर ईयर आप रिवाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जिस बार आपका हिट हो गया उस दिन ले लेना बढ़िया कॉलेज, उस साल ले लेना बहुत बढ़िया एडमिशन किसी नंबर 1 इंडिया के कॉलेज के अंदर, एसआरसीसी, हिंदू हंसराज के अंदर ले लेना एडमिशन, सेंट स्टीफेंस के अंदर ले लेना। तो ये सारी की सारी यहां पे बात है। अब हम अपने पॉइंट्स पे आ रहे हैं। अपना पॉइंट्स ये हैं, कुछ जनरल गाइडलाइंस भी हैं यार, यहां पे जनरल गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं।
जनरल गाइडलाइंस छोटी सी है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या कि भाई एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखो फॉरेन स्टूडेंट्स को भी एंटरटेन किया जाता है, वो सेकंड पॉइंट पे यहां पे लिखा होगा, यहां पे लिख रखा है, फॉरेन नेशनल्स को अभी हम पढ़ते हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव पास द क्लास 12 एग्जामिनेशन ऑफ एनी बोर्ड, आपके पास पास होना जरूरी है। एप्लीकेंट्स विद गैप ईयर्स विल नॉट बी एट एनी डिसएडवांटेज, आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं जाएगा। फॉरेन नेशनल्स के अंदर 10% ऑफ सुपर न्यूमररी सीट्स इन ईच प्रोग्राम, बेसिकली 10% सीट्स हर एक प्रोग्राम के अंदर फॉरेन नेशनल्स के लिए रिजर्व्ड है। और अपनी वेबसाइट का नाम लिख लो यार, fsr.du.ac.in, fsr.du.ac.in। माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं। अच्छा यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो माइनॉरिटीज होती हैं, एक होती है क्रिश्चियन माइनॉरिटी और एक होता है आपका सिख माइनॉरिटी। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जीएस एंड मैरी कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। अगर आपको सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस का एग्जांपल दूं, तो सिख माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं आपके पास एसडीडीबी खालसा, एसजीएनडी खालसा, माता सुंदरी कॉलेज, समझ गए, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीतमपुरा में लाया करता है, वो सारे के सारे सिख माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम द सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में आल्सो सीक एडमिशन अंडर द माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑल कैंडिडेट्स, अगर अगेन आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन लेना है, भले ही आप माइनॉरिटी को लाए करते हो, भले ही आप माइनॉरिटी के अंदर लाए करते हो, आपको सीवीटी देना पड़ेगा। एसओएल और एनसीडब्ल्यूईबी के एडमिशंस अगेन आपके पास क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होंगे, वो सीवीटी के बेसिस पे नहीं होने वाले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको इंतजार था, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो है आपका एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स। एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, जल्दी से इसको पढ़ना शुरू करो और मैं तुम्हें बताऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सबको समझ आ रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सबको समझ आ रही है? मेरा पर्पस आपको ये एक्सप्लेन करने का सिर्फ ये नहीं है, मैंने आपको बता दी इंफॉर्मेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, मजा आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक्सप्लोर करना, तुम्हारी सारी दुविधाओं का समाधान यहां पे है अवेलेबल। मैं इसको एक्सप्लेन करने आया हूं, तुम्हारे प्रोसेस को इजी करने आया हूं। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी, तो इतनी सी है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। पहले तो यह भी पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस पर्पस के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक एडमिशन ब्रोशर निकाला है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है। प्लीज सारे यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर एक बार दिखाऊं तुम्हें, तो ये है, ये रजी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, इसको 100 ईयर्स हो चुके हैं। बहुत सारे कॉलेजेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 100 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को सेटअप हुए हुए आपके 100 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं अब। ठीक है जी, ये रहे हमारे प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022-23 के लिए। मूव ऑन करते हैं नीचे। देखो जी, ये सारा का सारा ब्रोशर मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया आपकी रेफरेंस के लिए, प्लीज उसको जाके डाउनलोड कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस ब्रोशर के अंदर भी आपको दिख जाएगा। देखो लिख रखा है 90 कॉलेजेस, 16 फैकल्टीज, 86 डिपार्टमेंट्स, 16 फैकल्टीज नहीं ज्यादा होंगी, 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स, 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस समय करंटली रिजाइड करते हैं। बहुत प्यारा ब्रोशर इन्होंने बताया है, थोड़ी अपनी तारीफें भी कर रखी हैं, पर अच्छी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी माना जाता है, तारीफ तो करनी बनती है। थोड़ा नीचे जाते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन भाई सबको पता लग गया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज टेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंपल्सरी, लिख लो सारे। लैंग्वेज टेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंपल्सरी। लैंग्वेज टेस्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज कंपल्सरी। इस सेशन का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स है, और लाइक जल्दी से कर दिया करो ताकि मेरी जितनी भी बनाई हुई वीडियोस है वो तुम्हारे पास पॉपअप होनी शुरू हो जाए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 प्लस लाइक्स। लाइक जल्दी ठोको अभी। लैंग्वेज टेस्ट इज कंपल्सरी, लिखो भाई जल्दी। ठीक है जी, यस आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हो बीएमएस के लिए। आपकी क्वेरीज लूंगा मैं अभी, आपकी क्वेरीज में ले रहा हूं, अभी आपकी क्वेरीज में ले रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे बढ़िया, अरे बढ़िया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज टेस्ट कंपल्सरी है, लैंग्वेज तो देनी ही देनी है। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। आप 2 या 3 दो, फर्क नहीं पड़ता दिल्ली यूनिवर्सिटी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है सर एक दे देना बस। At least 1 language you have to give, you must give at least 1 language is compulsory in University of Delhi. ठीक है। सेक्शन 1A जो है आपका, सेक्शन 1A जो है उसके अंदर आपके पास 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं।
सेक्शन 1A के अंदर आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? सेक्शन 1A के अंदर 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जिसके अंदर अब आपको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज देनी है, और 1A और 1B को इन्होंने कंबाइन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है ये हमारी लिस्ट ए है। भाई हमें पता है सेक्शन 1 के अंदर 13 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 1B के अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं। इन दोनों लैंग्वेजेस को कंबाइन करके दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम तो इसको ट्रीट करते हैं कि ये लिस्ट ए है। लिस्ट ए, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन 1A एंड 1B ऑफ CUET 2022। अब प्रोसेस चेंज होना शुरू हो गया, ध्यान से समझना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से लैंग्वेजेस जो सेक्शन 1A और 1B के अंदर है उन्होंने उसको क्लब कर दिया, कंबाइन कर दिया और उसको लिस्ट ए का नाम दे दिया। लिस्ट ए के अंदर ऑल लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन 1A एंड 1B ऑफ CUET 2022। तो 13 + 20 33 लैंग्वेजेस इतनी आपको यहां पे दिख जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 27 28 29 30 31 32 33 33 लैंग्वेजेस को ये बोलते हैं, हम बोल देंगे ये लिस्ट ए है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वापस आ जाते हैं ब्रोशर पे। सेक्शन 2, अब ध्यान से समझना। अब डोमेन के इन्होंने देखो क्या करा है, अब डोमेन को देखो इन्होंने क्या करा है। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इन दिस सेक्शन। CUET के हिसाब से 27 डोमेन्स है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा है, डोमेन को 2 लिस्ट में बाइफरकेट कर दिया, उसको हम बोलते हैं B1 और B2। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 लिस्ट में उसको डिवाइड कर दिया 27 डोमेन्स को, उसको हम बोलेंगे B1 एंड B2। स्टूडेंट्स अभी सोचेंगे कि B1 B2 करा क्यों, इतनी क्या इनको अर्जेंसी थी, इससे होगा क्या? बहुत कुछ होगा, एलिजिबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तुम्हें अभी पता नहीं है। एलिजिबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, तुम क्या ऑप्ट कर रहे होगे डोमेन में, इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, ध्यान से समझो। लिस्ट बी, पहली बात तो लिस्ट बी कुछ नहीं है, 27 डोमेन्स हैं, बट यहां ये बी तक नहीं रुके, ये B1 और B2 तक चले गए। सब्जेक्ट और टेस्ट पेपर्स मेंशन्ड इन द सेक्शन 2 ऑफ CUET हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर लिस्ट B1 एंड B2। Candidate must refer to the program specific eligibility to choose the subjects in which basically program wise कोई BCom ऑनर्स टारगेट कर रहा है तो उसको लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही देना है। B1 और B2 में से क्या देना है, B1 में से कितने देने हैं, B2 में से कितने देने हैं, वो बताएगा कोर्स, वो बताएगी प्रोग्राम वाइज प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी शुड अपीयर इन CUET। अब B1 के अंदर 27 में से लिख लो यार, यहां पे 27 में से जस्ट अ मोमेंट, 27 में से 18 तो B1 के हैं और तुम्हारे 9 सब्जेक्ट्स B2 के हैं। B1 के सब्जेक्ट्स कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं। B1 के अंदर आपके पास अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। ये 18 सब्जेक्ट्स आपके B1 के अंदर लाई करते हैं। एक बार इसको दोबारा आप रीड कर लेना। इनको आप कोर सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। B1 के सब्जेक्ट्स देख लिए भाई सबने, 18 टोटल सब्जेक्ट्स है हमारे पास B1 के अंदर, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2 के अंदर आ जाते हैं। B2 के अंदर हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। B2 के अंदर हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, फोर्थ है नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया, फिफ्थ है फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, सिक्स्थ है मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, सेवंथ है फिजिकल एजुकेशन, NCC या योगा, एट्थ है परफॉर्मिंग आर्ट्स और नाइन्थ है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपके B2 के अंदर लाई करने वाले हैं। B1 के अंदर 18 सब्जेक्ट्स और B2 के अंदर आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं? 9। अब B1 और B2 का रोल क्या है वो हल्के हल्के करके तुम्हें समझ आएगा, उसको अब नीचे चलते हैं। Only the papers mentioned in list B1 and B2 will be considered as subjects for the program-wise eligibility. The marks obtained by the candidate in CUET 2022 will be considered for computing. Basically बोलना चाह रहे हैं क्लास 12 का कोई वेटेज नहीं है। Merit will be based only on the combination of subjects in which a candidate has appeared in CUET. अब जो कोर्सेज होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कुछ इस प्रकार से बाइफरकेट किए जाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कोर्सेज होते हैं वो इस प्रकार से बाइफरकेट किए जाते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंसेज, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीटेक भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, बैचलर इन म्यूजिक प्रोग्राम्स। ठीक है जी,
एक एक करके एलिजिबिलिटी देखना अब तुम्हारा काम है। बट एक जगह अब मैं तुम्हें बता रहा हूं जहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी अवेलेबल है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर है, और इससे बेटर कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, इससे बेटर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, डिस्क्लेमर पढ़ लिया। ये देखो जी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसमें बीए के अंदर आपके पास ये सारे के सारे लैंग्वेज कोर्सेज है। लिख लो भाई इसको, ये सारे के सारे आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज हैं। ये है लैंग्वेज कोर्सेज। एक दिन में से कोई स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि सर लैंग्वेज कोर्सेज तो होते नहीं है डीयू के अंदर। मैंने कहा क्यों नहीं होते? अरेबिक क्या है? लैंग्वेज नहीं है क्या? इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये क्या है? हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी ऑनर्स, ये लैंग्वेज ऑनर्स कोर्सेज होते हैं। इसको हम बोलते हैं बीए ऑनर्स कोर्सेज। अभी तक ये बात समझ आ गई? अभी तक ये बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? आगे मूव ऑन करें। बीए ऑनर्स अरेबिक, बीए ऑनर्स बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच ऑनर्स, जर्मन ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इनकी अलग अलग, हर एक कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट ये लैंग्वेज ऑनर्स कोर्सेज है आपके पास। फिर इनको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज कोर्सेज, ह्यूमैनिटी या आर्ट्स ऑनर्स कोर्सेज। अब देखो इनको क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ऑनर्स कोर्सेज। आर्ट्स ऑनर्स कोर्सेज, इसके अंदर आपके पास बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस होता है, समझाऊंगा क्या है। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिंदी, पत्रकारिता, सिमिलरली हिस्ट्री ऑनर्स, सोशल साइंसेस, ये बीएएचएसएस पहले डीयूईटी के अंदर होता था, बट अब इसके अंदर आने लग गया है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, जर्नलिज्म ऑनर्स। जर्नलिज्म ऑनर्स अलग चीज होती है, और आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड जर्नलिज्म कुछ और चीज है। बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये एक प्रोग्राम है आपका, ये आपका आईपी कॉलेज फॉर विमेन ऑफर करता है इसको। बीए ऑनर्स फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स और सोशल वर्क। क्या ये बात सही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने बता दिया लैंग्वेज कोर्सेज बता दिए, आर्ट्स कोर्सेज बता दिए, ये सारे कोर्सेज आपको ड्यू के ब्रोशर में मिल जाएंगे। और बीए प्रोग्राम के मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, हर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग है, हर एक कोर्स की रिक्वायरमेंट अलग है, उसको एक एक करके मैं डिस्कस करने वाला हूं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? ये बीएससी कोर्सेज होते हैं बेसिकली, इनको बोलते हैं बीएससी ऑनर्स कोर्सेज। वेरी गुड, इनको बोलते हैं बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स कोर्सेज। बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेज, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री काफी फेमस है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री काफी फेमस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अगेन आपके पास बॉटनी ऑनर्स, सारी कोर्सेज काफी फेमस है यार, बट यहां पे केमिस्ट्री ऑनर्स, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, जूलॉजी, फिजिक्स, ये टॉप नॉच फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं मेजॉरिटी कॉलेजेस के नाम भी मैं आपको बताने शुरू करूंगा, बट ये मेजॉरिटी आपके पास बीएससी के कोर्सेज आपको देखने शुरू हो गए होंगे। पॉलीमर साइंसेज ऑनर्स, एनवायरमेंटल साइंसेज ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन और बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पे दिख रही होंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पे? आगे मूव ऑन करें। फिर और भी कुछ बीएससी के कोर्सेज है, बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स। देख लो जी, मैथ्स ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी, बीटेक होती है, बीटेक इसको बोलते हैं आईटी एंड एमआई, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन इसको बोलते हैं बीटेक इन आईटी एंड एमआई, जियोलॉजी ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और होम साइंसेस। बीएससी ऑनर्स कोर्सेज अलग होते हैं, बीएससी पास या बीएससी प्रोग्राम कोर्सेज अलग होते हैं, वो कौन से होते हैं वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। बीएससी पास कोर्सेज इस प्रकार से आपके पास यहां पे दिख रहे होंगे, बीएससी पास इन होम साइंस, बीएससी प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंसेज, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंसेज विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेज, बहुत फेमस है अप्लाइड लाइफ साइंसेज और लाइफ साइंसेज, बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेज काफी फेमस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ये बीएससी प्रोग्राम के आपके पास कोर्सेज हैं। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीएससी ये पहले प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आता था, पहले इसके लिए डीयूईटी कंडक्ट होता था, बट अब सीयूईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत फेमस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के आपके पास बीकॉम ऑनर्स होता है, इसको बीकॉम नॉर्मल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बीकॉम प्रोग्राम, जैसे लिखा हुआ ना ब्लैंक छोड़ दिया ऐसे नहीं बोलते इसको बोलते हैं बीकॉम प्रोग्राम, इसको बोलते हैं बीकॉम ऑनर्स। अगेन आपके पास बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके पास पहले डीयूजैट के अंदर आया करते थे, ये आपके पास पहले डीयूजैट के अंदर आया करते थे।
ये 3 कोर्सेज आपके पास, बीएमएस, बीबीए, एफआईए और बीबीई पहले डीयूजैट के अंदर आया करते थे। डीयूजैट डीयूईटी के अंदर एक एग्जाम हुआ करता था, सिर्फ एप्टीट्यूड एग्जाम हुआ करता था। अब उसका सिलेबस चेंज हो गया है, अब वो सीयूईटी के अंदर आ गया है। डीयूजैट हैज बीन कंप्लीटली स्क्रैप्ड, डीयूजैट हैज बीन कंप्लीटली स्क्रैप्ड। बीएमएस, बीबीए, एफआईए और बीबीए आपके पास अब सीयूईटी के अंदर ही होने वाला है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अब कुछ वोकेशनल स्टडीज के प्रोग्राम्स होते हैं, बीए वोकेशनल स्टडीज, बीवॉक बैंकिंग ऑपरेशंस, बीवॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीवॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बीवॉक वेब डिजाइनिंग। ये आपके वोकेशनल स्टडीज और वोकेशनल प्रोग्राम्स के कोर्सेज हैं। और भी कुछ कोर्सेज हैं आपके म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में, बीए ऑनर्स इन म्यूजिक, बीए ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूजिक, बीए ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड सो ऑन। यहां पे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका बीएलएड प्रोग्राम है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बीएड बोलते हैं इसको, ये वो प्रोग्राम है। एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एजुकेशन के अंदर आता है। ये हमारे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं कोर्सेज। अब इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी जानना सबका मोटिव होगा यहां पे, यस और नो। पहली बात तो मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको सभी इन कोर्सेज के लिए जो मैंने आपको बताया, इन सभी कोर्सेज के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करना। आपको इन सभी कोर्सेज के लिए cuet.samarth.ac.in के ऊपर जाना है और इनको भरना शुरू करना है। एक फॉर्म फिलिंग की वीडियो मैं आपके पास 1 PM आज लेके आ रहा हूं, उसको प्लीज जाके एक बार देख लेना। अब सबका मोटिव होगा कि इनकी एलिजिबिलिटी बताओ क्या है, ये कौन कौन स्टूडेंट इनको दे सकता है, क्या होने वाला है, प्रोसेस क्या है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रोशर ने इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन निकाल रखी है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी इतनी सी है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बेसिकली कहने का मतलब इतना सा है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट। बेसिकली आपको क्लास 12 में पास होना जरूरी है, ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ही है। क्लास 12 में पास होना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपके 50% होने चाहिए, 40% होने चाहिए, वो देखते हैं हम क्या होगा, बट पास होना जरूरी है। रियलिटी में 33% वाला भी पास होता है। आपको हर एक एग्जाम के अंदर भी पास होना है और क्लास 12th ओवरऑल भी आपको पास होना है। आपको हर एक एग्जाम के अंदर भी पास होना है और क्लास 12 में ओवरऑल भी आपको पास होना है। ठीक है, आगे मूव ऑन करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पे? ठीक है। और यहां पे बता रखा है NOIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या और बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, उन्होंने यहां पे बता दिया। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, अगेन लिस्ट ए मैंने आपको बताया, लिस्ट ए आपके कितने लैंग्वेजेस हैं, आपके लिस्ट ए में 33 लैंग्वेजेस है, उन्होंने यहां पे एक बार दोबारा बता दिया। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। एक लैंग्वेज में तो आपको टेस्ट देना ही देना है। लिस्ट बी के अंदर इन्होंने B1 और B2 के अंदर बाइफरकेट कर रखा है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। B1 के अंदर 18 सब्जेक्ट्स है, B2 के अंदर आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। ओनली पेपर्स मेंशन्ड इन B1 एंड B2 विल बी कंसीडर्ड एज सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमने बात कर लिया ऑलरेडी। अब हम आ जाते हैं जनरल गाइड। ठीक है, जनरल गाइडेंस के भी हमने बात कर ली। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की हर एक कोर्स की इन्होंने एलिजिबिलिटी देनी यहां पे शुरू करी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पूरे के पूरे सेशन को तुम्हें अभी लाइक करना है, क्योंकि अब तुम्हें मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसके थ्रू तुम एक PDF के थ्रू हर एक प्रोग्राम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पर्सपेक्टिव से, वो देख पाओगे। देखो, एक तो ऑप्शन है कि मैं ब्रोशर देखूं, 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर देखूं, एक और ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या देखूं, ब्रोशर, कि भाई इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस या ब्रोशर बोलते हैं इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का। या एक और ऑप्शन है मैं CUET की वेबसाइट पे चले जाऊं और CUET की वेबसाइट पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह क्रक्स में दिख जाएगी। वो क्या है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूं। जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट से तुम यहां पे जाओगे, CUET की वेबसाइट पे तुम जैसे ही जाओगे, यहां पे तुम होम पे जाओ तो ये तुम्हारी इनिशियल वेबसाइट है, ऐसे दिख रही होगी सबकी वेबसाइट। तुम यहां पे जाना यूनिवर्सिटीज के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर तुम जैसे ही जाओगे, यूनिवर्सिटीज के ऊपर तुम जैसे ही जाओगे, तुम यहां पे टाइप करना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहां पे मैं टाइप कर रहा हूं यूनिवर्सिटी, या मैं सिर्फ टाइप कर देता हूं दिल्ली। ये देखो आना शुरू हो गया, मैंने सिर्फ DE टाइप किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ गया। हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यहां पे चीजें दे रखी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी, असम यूनिवर्सिटी, फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जैसे तुम इसको स्क्रॉल करोगे ना, जैसे तुम स्क्रॉल करोगे देखो क्या आएगा,
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तेजपुर यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी त्रिपुरा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे तुम जैसे क्लिक करोगे, मैंने क्लिक कर दिया, अब देखो यहां पे क्या आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डिग्री का नाम आ गया, हर एक प्रोग्राम का नाम आ गया, उस प्रोग्राम के अंदर तुम्हें कौन सा डोमेन आ गया ये आ गया, और उसकी एलिजिबिलिटी तुम्हें इस प्रकार यहां पे दिख रही होगी। क्या ये बात सबको समझ आई या नहीं आई? एक क्लॉज यहां पे ये है, आपको सीयूईटी के अंदर वही डोमेन देना है, आपको सीयूईटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही डोमेन देना है जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डोमेन्स के अंदर शिफ्टिंग, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन लगा के डिफरेंट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। हाउएवर दिल्ली यूनिवर्सिटी वो स्कोर एक्सेप्ट करेगी, वो सब्जेक्ट के स्कोर जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, और वही क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वही आपको सीयूईटी में देने हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स के स्कोर्स को वो एक्सेप्ट करने वाली है और आपकी मेरिट बनाने वाली है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, अब इस पूरे के पूरे चार्ट को एक बार तुम देखो, इस पूरे चार्ट को देखो, तुम्हें काफी चीजें पता लगने शुरू होगी कि ये चलता कैसे है सिस्टम। ये कैसे चलता है सिस्टम? बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको देना है। अगेन मैंने आपको क्या बताया यहां पे, लैंग्वेज टेस्ट तो कंपलसरी है ही है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी गलत फहमी में मत रहना, सर मैं लैंग्वेज नहीं दूंगा तो क्या मैं डीयू में एलिजिबल हूं, उसका आंसर है नो। आपको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज तो देनी ही देनी है, लैंग्वेज टेस्ट तो आपको देनी ही देनी है, प्लस आपको डोमेन में क्या देना है, पीसीबी, लैंग्वेज टेस्ट प्लस पीसीबी। कैंडिडेट्स, अब एक बार इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी का यहां पे मैं रिक्वायरमेंट्स आपको बताना शुरू कर रहा हूं। इसी तरह हम और भी यूनिवर्सिटीज के, इसी तरह हम और भी कॉलेजेस और भी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमेन रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको सीयूईटी के अंदर क्या देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसका एक ही सिलेबस है, बेसिकली आपको पीसीबी देना है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 30% मार्क्स इन एनी लैंग्वेज। अच्छा, इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब यह है इंग्लिश देना कंपलसरी नहीं है, लैंग्वेज में से आप कुछ भी दे सकते हो, लैंग्वेज में से आप कुछ भी दे सकते हो। लिस्ट ए की यहां पे बात कर रहे हैं, ये लिस्ट ए की यहां पे जो बात कर रहे हैं, लिस्ट ए वो है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी 33 लैंग्वेजेस की निकाली है। कोई बोलेगा सर मैं लिस्ट ए के अंदर पंजाबी दे सकता हूं, उसका आंसर है यस, आपको 30% मार्क्स लेके आने हैं। अब आपको पता है लिस्ट ए के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे, तो 200 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन हो गया, टोटल सेक्शन ये 200 मार्क्स का हो गया। 200 का 30% करना कितना होता है, 60। आपको केवल और केवल सेक्शन 1A में 60 चाहिए। देखो मिनिमम आपको 30% चाहिए, और आपकी मेरिट होगी पीसीबी के ऊपर, जुड़ेंगे आपके पीसीबी, बट लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसमें 60 स्कोर करने ही करने हैं। लैंग्वेज टेस्ट तो हर एक कोर्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स के लिए मैंडेटरी बन चुका है, उससे कोई भी स्किप नहीं कर सकता, वो तो आपको देना ही देना है। सिमिलरली बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंसेज, सेम आपके पास अप्रोच है, पीसीबी आपको देना है, लैंग्वेज टेस्ट में आपको 30% लेके आने हैं। इसको मैं दिखाऊं, बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर पीसीबी आपको देना है, और आपको यहां पे लैंग्वेज टेस्ट में 30% मार्क्स लेके आने हैं। बीएससी बॉटनी में सेम पीसीबी देना है, आपको 30% मार्क्स लेके आने हैं। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है ना तुम्हारा, सर मैंने लैंग्वेज टेस्ट दे दिया, उसमें 30% में ले आया, मैंने पीसीबी भी दे दी, तो मैं कहां बताऊंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कि मैं तो एंथ्रोपोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हूं, मैं बायोलॉजिकल साइंसेज में भी इंटरेस्टेड हूं, मैं बीएससी बॉटनी में भी इंटरेस्टेड हूं। क्यों? क्योंकि जब तुम पीसीबी दे रहे हो, यू विल हैव टू नोटिफाई द यूनिवर्सिटी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल द कोर्सेज। तो उसका आंसर है, उससे पहली बात तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आप जितने ज्यादा कॉलेजेस के, जितने ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई करोगे, उतने बेटर चांसेस हैं आपके एक अच्छे कॉलेज में जाने के, एक अच्छा फ्यूचर ग्रैब करने के। तो ये कहां होगा? ये होगा सीयूईटी की वेबसाइट पे। जब आज हम फॉर्म भरेंगे, सारे फॉर्म मेरी वीडियो देखने के बाद भरना, जब आज हम फॉर्म भरेंगे ना, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक प्रोग्राम तुम्हें कैसे सिलेक्ट करना है। सीयूईटी के जब तुम फॉर्म भरोगे, मैं तो भर चुका हूं, मेरे को पता है कैसे भरने हैं। सीयूईटी के जब तुम फॉर्म भरोगे, वहां पे एक सेक्शन आता है, यू विल हैव टू चूज द यूनिवर्सिटीज यू आर टारगेटिंग एंड द कोर्सेज इन दोस यूनिवर्सिटी दैट यू आर टारगेटिंग। तो उस केस में तुम्हें ये सारे के सारे कोर्सेज फिल करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग तुम अपने डोमेन सेलेक्ट कर रहे होगे अपने सीयूईटी टेस्ट के अंदर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? अरे बढ़िया, अरे बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। लाइक्स नहीं आ रहे, 1000 लाइक्स प्लस अभी के अभी। कोई क्वेरीज तो नहीं है? आगे मूव ऑन करूं?
बीएससी बॉटनी के लिए अगेन सेम, बीएससी जूलॉजी के लिए सेम आपके पास पीसीबी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लैंग्वेज टेस्ट। बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल के लिए पीसीबी लैंग्वेज टेस्ट। बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री के लिए पीसीबी दे दो या बीएससीएम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री के लिए, बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री के लिए या तो पीसीबी दे दो, या तो देखो लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही देना है, या तो पीसीबी दे दो या पीसीएम दे दो। और भी इन्होंने यहां पे कॉम्बिनेशन बता दिया कि भाई कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन सीवीटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक कॉम्बिनेशन है भाई केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, और दूसरा कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। Merit will be based on the best CVT scores obtained from any of the above mentioned combination. Candidate must have passed again. इन कॉम्बिनेशन में से आप कुछ भी दे सकते हो, जो बेस्ट आपका स्कोर बनेगा वो आपका गिना जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसमें। भाई कॉम्बिनेशन 1 क्या बोलता है, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। कॉम्बिनेशन 1 बोलता है पीसीबी। कॉम्बिनेशन 2 बोलता है केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। ये बोल रहे हैं मान लो किसी स्टूडेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे दी, उसके अंदर तो उसको क्या चाहिए भाई, अगर उसको ये वाला कोर्स करना है, कौन से कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये हम कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स की बात कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने लैंग्वेज टेस्ट दिया, भाई लैंग्वेज टेस्ट तो उसको 30% लेके आना है, उसका वहां पे काम खत्म हो गया, और उसने पीसीएमबी ये चारों के चारों दे दिए, तो उसका टॉप 3 लिए जाएंगे। इन कॉम्बिनेशन में से उसके टॉप 3 ले जाएंगे। क्या लिया जाएगा, या तो लिया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, या तो पीसीबी ले लेंगे, या केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स ले लेंगे। इन दोनों कॉम्बिनेशन में से जिस भी कॉम्बिनेशन में उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो आपके यहां पे कंसीडर किए जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। तो आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, आपके अटेम्प्ट करने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, वो आपके बेस्ट मार्क्स ऑटोमेटिकली पिक कर लेंगे। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। या तो वो क्या करेंगे, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के तो टोटल करके अगर हाईएस्ट बनेंगे तो उसको ले लेंगे, या पीसीबी के अगर हाईएस्ट बनेंगे तो उसके ले लेंगे। बट अगेन आपको ये डिपेंड करता है यार कि आपने पीसीएम भी देना भी होना चाहिए। अगर आपने दिया ही सिर्फ बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, तो आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ वही उसी के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपने फिजिक्स भी दी है तो आपके पीसीबी के भी मार्क्स कंसिडर किए जा सकते हैं, अगर वो हाई हो तो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अगेन सेम एलिजिबिलिटी है आपके पास, पीसीएम आपको देना है, 30% होने चाहिए आपके लैंग्वेज के अंदर। फिजिक्स ऑनर्स के अंदर सेम है, आपके पास कितना होना चाहिए, पीसीएम आपको देना है, आपके पास 30% होने चाहिए लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो, इंग्लिश देनी कंपलसरी नहीं है, हिंदी भी दे सकते हो, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ओडिया, कन्नड़, सिमिलरली मलयालम, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के लिए पूछते हैं, समझा रहा हूं क्या है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज देनी है लिस्ट 1 में से, लिस्ट 1 में से लिख देता हूं यहां पे। बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको क्या करना है, 1 लैंग्वेज टेस्ट। यार ये तो सबको देनी ही देनी है, ये तो बार बार हम क्यों बोल रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट तो हर एक कोर्स के लिए मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स आपको देनी है, और कोई भी डोमेन आप सेक्शन 2 में से दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, क्या वो मैथ्स और लिस्ट ए में से एक सब्जेक्ट देके, सॉरी एक लैंग्वेज देके, एक मैथमेटिक्स देके, बिजनेस और अकाउंटेंसी देके बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं? उसका आंसर है यस, उसका आंसर है यस। तुम बोलोगे सर बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं कॉमर्स वाले, उसका आंसर है यस। इन्होंने बोला है एलिजिबिलिटी देखो ना क्या है, आप लिस्ट ए में से कोई भी लैंग्वेज उठा लो, मैथमेटिक्स उठा लो और कोई और सेक्शन उठा लो, आप एलिजिबल हो बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के लिए। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन आपके पास पीसीएम होनी जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस होनी जरूरी है, या मैथमेटिक्स। इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन उन्होंने बांट दी, या तो आप पीसीएम दे दो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस दे दो। इनमें से दोनों में से जो भी आपका बेस्ट करोगा, या तो आप पीसीएम दे दो, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के लिए, या तो आप पीसीएम दे दो या फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस दे दो। इन दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन में आपका बेस्ट स्कोर बनेगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लैंग्वेज टेस्ट की अगेन एलिजिबिलिटी तो सेम ही रहने वाली है, 30% तो आपको लैंग्वेज टेस्ट में देने ही देने हैं। फिर आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल साइंसेज। अब तुम ये बताओ कौन से कोर्स के लिए इन पर्टिकुलर तुम्हारी क्वेरीज है, उसकी हम एलिजिबिलिटी देखना स्टार्ट करेंगे। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए बहुत सारे क्वेरीज हैं। यहां पे मैं मैथमेटिक्स की भी एक बार बात क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे वो साइंस के हो। मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए सेम एलिजिबिलिटी है, आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना है, मैथमेटिक्स देना है, और बाकी 2 डोमेन कुछ भी दे सकते हो लिस्ट B1 और B2 को मिलाकर। क्या है, एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी दे सकते हो। मैथमेटिक्स और एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
ये बोल रहे हैं एक तो लैंग्वेज देनी ही देनी है, मैथमेटिक्स ऑनर्स की मैं बात कर रहा हूं, एक लैंग्वेज तो आपको देनी ही देनी है, मैथमेटिक्स ऑनर्स की मैं बात कर रहा हूं, प्लस आपको क्या देना है, मैथमेटिक्स देने हैं, डोमेन की मैं बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स तो आपको सेक्शन 2 के अंदर देना ही देना है, वन लैंग्वेज 1A प्लस 1B को मिलाकर एक लैंग्वेज देनी है, ये सेक्शन 2 के अंदर आपको देना है। और सेक्शन 2 के अंदर आप B1 लिस्ट में से या तो एक ले लो सब्जेक्ट या दो ले लो, या B2 में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर एक आप यहां से ले रहे हो, अगर एक सब्जेक्ट आप B1 में से ले रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट आप B2 में से ले सकते हो। अगर B1 में से दो ले रहे हो तो तुम्हारा काम ही खत्म। तो लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस जो डोमेन में तुम्हारा B1 और B2 है उसमें से आपको दो लेने हैं या एक एक करके ले लेने हैं अपने सब्जेक्ट्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पे? ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स ऑनर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। 1A 1B में से एक लैंग्वेज मेरे को लेनी है, मैथमेटिक्स मेरे को डोमेन देना ही देना है, और मेरे को दो डोमेन और देने हैं। एक डोमेन B1 में से होना चाहिए, दूसरा डोमेन B2 में से हो सकता है, या B1 में से ही दो डोमेन हो सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरिट विल बी बेस्ड, वन शुड बी फ्रॉम द, वन शुड बी जरूरी नहीं है सिर्फ वन ही हो, वन शुड बी फ्रॉम B1, दो भी हो सकते हैं। इन्होंने बोले एक B1 में से हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है तुम B1 में से दो दे दो। फॉर एग्जांपल किसी के पास कॉमर्स है, कॉमर्स विद मैथ्स का स्टूडेंट है, उसको अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज, सुनो, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज उसने B1 से उठाई, मैथमेटिक्स उसको देनी है और उसको लैंग्वेज टेस्ट देना है, तो मैथ्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल है और उसके मेरिट वहां पे फिर कैलकुलेट हो रही होगी। आगे मूव ऑन करें। स्टैट्स ऑनर्स के लिए सेम है, स्टैट्स ऑनर्स के लिए बिल्कुल सेम है, स्टैट्स ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम होती है हमेशा, यह पहले से होता आ रहा है। स्टैट्स ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, वही तुम्हारा कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज टेस्ट देनी है, एक मैथ्स देनी है, और दो डोमेन दे सकते हो, दो डोमेन आपको देने हैं। एक डोमेन आपका B1 में से होना ही होना चाहिए, और एक डोमेन B2 में भी से B2 में से भी हो सकता है एक डोमेन, बट आपका B1 में से एक तो होना ही चाहिए, दो भी हो सकता है B1 में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे मूव ऑन करें। और बताओ किसके कौन से कोर्स का चाहिए? पॉलिटिकल साइंस 30%, 30% का मतलब यह है कि आपके 200 मार्क्स का सेक्शन 1A होने वाला है, ध्यान से समझो। तो 30% ऑफ 200 कितना होता है? 60 मार्क्स। आपको सेक्शन 1 के अंदर सिर्फ 60 मार्क्स लेके आना है, फिर आपकी मेरिट लैंग्वेज टेस्ट पे कैलकुलेट नहीं होगी, PCM पे कैलकुलेट होगी। आपकी क्वेरीज में डेफिनेटली लूंगा। आगे मूव ऑन करते हैं। बीएससी पास की एलिजिबिलिटी एक बार तुम देख लेना, क्योंकि बीएससी ऑनर्स की मैंने काफी डिटेल में समझाई तुम्हें, तो इसके अकॉर्डिंग सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके तुम्हें ये सारी की सारी चीजें यहां पे देखने को मिल जाएंगी। अब एक बार मूव ऑन करते हैं तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस पे सारा बहुत डिमांड है। बी ऑनर्स संस्कृत, बी ऑनर्स इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश ऑनर्स की देख लो, ध्यान से समझो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश ऑनर्स की। बीए ऑनर्स इंग्लिश की आपको क्या लेना है भैया? हमें तो डोमेन में अपना लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश इज कंपलसरी, लैंग्वेज टेस्ट तो देनी है, इंग्लिश में लैंग्वेज देनी है आपको, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो ना आप। और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, आपका कोई भी सेक्शन 2 में से आप दे सकते हो। इंग्लिश लिस्ट ए में से लेनी है। देखो इंग्लिश किस में से आएगी? लिस्ट ए में से आएगी। और मैंने तुम्हें बताया इन्होंने 27 डोमेन्स को B1 और B2 के अंदर डिवाइड कर दिया। B1 के अंदर 18 डोमेन्स है, B2 के अंदर 9 डोमेन्स है। तुम्हारे पास B2 के अंदर 9 डोमेन्स है। लैंग्वेज देनी है लिस्ट ए में से, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी अदर सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2। ओके ओके, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट आपको यहां से लेने हैं, 2 सब्जेक्ट्स आपको यहां से लेने हैं, एक सब्जेक्ट आपको इंग्लिश तो देना ही देना है, 2 सब्जेक्ट्स आपको यहां से लेने हैं, और एनी 1 सब्जेक्ट। अच्छा B1 B2 में को मिला के कोई एक सब्जेक्ट और ले सकते हो, और B2 में से कोई एक सब्जेक्ट और ले सकते हो। 4 सब्जेक्ट्स आपको देने हैं। एक तो लैंग्वेज टेस्ट देना है, 3 डोमेन देने हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए, जिसमें से एक लैंग्वेज टेस्ट लिस्ट ए से हो गया। लिस्ट B1 में से आपको कितने देने हैं? लिस्ट B1 में से आपको 2 तो देने ही देने हैं, या 2 दे सकते हो या 3 दे सकते हो। अगर 2 दे रहे हो B1 में से, तो B2 में से एक और उठा लेना डोमेन। अगर 3 दे रहे हो B1 में से, तो कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इंग्लिश ऑनर्स का आई एम श्योर तुम्हें समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया बढ़िया। हिंदी के लिए सेम है भाई, आपको हिंदी देनी जरूरी है, हिंदी के लिए सेम है, हिंदी देनी जरूरी है, और कोई भी 3 सेक्शन दे सकते हो। कोई स्टूडेंट यहां से अगर मेरे को बोले सर मैं PCM का स्टूडेंट हूं, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूं, तो जल्दी बताओ, ये जो मैंने तुम्हें बताया, मैं PCM का स्टूडेंट हूं, मैं इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूं, तो तुम मेरे को बताओ इसके अकॉर्डिंग जो मैंने तुम्हें आपको एक्सप्लेन किया अभी, सीयूईटी की वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा, उसको क्या क्या देना पड़ेगा? उसको इंग्लिश देना पड़ेगा और क्या क्या देना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। उसको एक तो इंग्लिश देना पड़ेगा, और क्या देना पड़ेगा इंग्लिश ऑनर्स के लिए? PCM का स्टूडेंट है, PCM इंग्लिश और इकोनॉमिक्स थी स्टूडेंट के पास, उसको और क्या क्या देना पड़ेगा?
बढ़िया बढ़िया, पीसीएम देना पड़ेगा। बताया तो, जो क्लास 12 में तुमने अटेम्प्ट किया, द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड इन क्लास 12 वही तुम्हें सीयूईटी में देने हैं। तो कोई पीसीएम का स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश ऑनर्स करनी है, तो यार ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको इंग्लिश तो देनी ही देनी है और बाकी आप पीसीएम दे देना। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स थी तो पीसी इकोनॉमिक्स दे देना, अगर कोई बायो का स्टूडेंट था तो वो पीसीबी दे देना। भाई ये तो डोमेन में देना ही देना है, प्लस इंग्लिश आपको यहां पे देनी पड़ेगी। बी ऑनर्स हिंदी के लिए सेम एलिजिबिलिटी है, हिंदी प्लस एनी 3 डोमेन्स, वो डोमेन जो आपने क्लास 12 में पढ़े होंगे वो आप यहां पे दे सकते हो। फिर पंजाबी ऑनर्स के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट इन्होंने यार रख दिया है, दिखाता हूं क्या है। भाई पंजाबी ऑनर्स के लिए पंजाबी तो देनी देनी है सानू, पंजाबी ऑनर्स के लिए पंजाबी तो देनी देनी है, पंजाबी ऑनर्स के लिए पंजाबी तो देनी ही देनी है, ठीक है जी, पंजाबी तो देनी ही देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, बेसिकली कहने के बाद जैसी है, एक तो दे दो तुम पंजाबी, पंजाबी ऑनर्स के लिए एक तो तुम दे दो पंजाबी, पंजाबी दे दी, और सेक्शन 2 में से कोई भी बाकी 3 दे देना, जिसमें से कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, पंजाबी फ्रॉम लिस्ट 1, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। बेसिकली कहने की बात इतनी सी है, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पंजाबी ऑनर्स, इन सब के लिए ये है। भाई लैंग्वेज में वो देना है जिसका आप लैंग्वेज में ऑनर्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो तो हिंदी दे रहे थे, यहां पे पंजाबी ऑनर्स कर रहे हो तो पंजाबी दे रहे हैं, प्लस 2 डोमेन आपको B1 लिस्ट में से उठाने हैं, एक डोमेन आपको B2 लिस्ट में से उठाने हैं। B1 लिस्ट में से अगर आप 3 डोमेन उठा लेते हो, यहां पे आप 2 की जगह 3 भी उठा सकते हो। अगर मैं यहां पे 3 उठाता हूं तो इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मैं यहां पे 3 उठाता हूं तो इसको मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको देने एट द एंड ऑफ द डे 4 ही हैं, एक पंजाबी हो गया और 3 डोमेन हो गया, एक लैंग्वेज टेस्ट हो गया और 3 डोमेन हो गए। आगे मूव ऑन करते हैं। बंगाली के लिए सेम कॉम्बिनेशन है, उर्दू के लिए सेम कॉम्बिनेशन है, अरेबिक के लिए सेम कॉम्बिनेशन है, पर्शियन के लिए सेम, जितने भी लैंग्वेज कोर्सेज हैं सेम कॉम्बिनेशन है। आपको लैंग्वेज देनी ही देनी है, फ्रेंच आपको देनी ही देनी है। उस केस में एक ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें आप फ्रेंच ना दो, कोई और लैंग्वेज दे दो, बट आपको उसमें प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंच ऑनर्स करना चाहता है, ध्यान समझो, कोई फ्रेंच ऑनर्स करना चाहता है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो, उसके बाद 2 ऑप्शंस है, एक ऑप्शन ये है वो फ्रेंच प्लस पीसीएम का वो स्टूडेंट है, उसने पीसीएम दे दिया, एक ऑप्शन ये है। एक और ऑप्शन ये है, एक और ऑप्शन है उसके पास, और भाई उसको लगता है यार मेरे को फ्रेंच नहीं देनी आती, तो वो क्या करेगा, वो फ्रेंच नहीं देगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज दे देगा, वो फ्रेंच नहीं देगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज दे देगा, क्योंकि उसके उसमें ज्यादा कमांड है, प्लस वो पीसीएम दे देगा। अब ये बोल रहे हैं इन दोनों के अंदर आप एलिजिबल हो फ्रेंच ऑनर्स लेने के लिए, बट प्रायोरिटी, एज फार एज प्रायोरिटी इज कंसर्न, प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी गिवन टू फ्रेंच प्लस पीसीएम का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन 1 देखो, फ्रेंच फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2, इंग्लिश प्लस हमने पीसीएम ले लिया। कॉम्बिनेशन 2 ये वाला कि हमने कोई और लैंग्वेज ले लिया, फ्रेंच नहीं ली, कोई और लैंग्वेज ले लिया। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट स्कोर, ठीक है। Candidates who opted for combination 2 for admission will be considered only if seats, basically ये combination 2 है, ये combination 1 है। combination 2 जिस कैंडिडेट ने लिया उसको तभी कंसिडर किया जाएगा जब combination 1 वाले कैंडिडेट्स की जो पॉपुलेशन है, जो आपकी एस्पिरेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, और आपके पास अगर वेकेंट सीट्स होगी तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, तब आपको जो जिस स्टूडेंट ने कॉम्बिनेशन 2 लिया होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने फ्रेंच ऑनर्स के लिए फ्रेंच ऑप्ट किया है। सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जिनको फ्रेंच ऑनर्स तो करनी है बट वो फ्रेंच नहीं ले पाए, उनको आती नहीं थी, उन्होंने इंग्लिश ले ली, क्योंकि यहां पे दे रखा है दोनों कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो और लिख रखा है, तो सेकंड प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस इनकी मेरिट लिस्ट ये बनेगी। अगर इनको इन स्टूडेंट्स को भरने के बाद भी सीट्स बच जाती है तो इन कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे मूव ऑन करते हैं। जर्मन, अगेन जर्मन के लिए बता दिया है, बिल्कुल सेम है, जर्मन, इटालियन ऑनर्स, स्पेनिश ऑनर्स, इन सब का सेम है। अब हम आ जाते हैं हमारे अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। सबसे पहले तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स देखता हूं, सारे बच्चे परेशान, भैया पॉलिटिकल साइंस का बताओ सबसे पहले। ये लो जी, पॉलिटिकल साइंस का बता देते हैं। एनी वन, अब तुम जो जो कमेंट में लिखोगे उनका मैं बताना शुरू करूंगा, जो जो कमेंट में लिखोगे उनका मैं बताना शुरू करूंगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मैं आपको बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको मैथमेटिक्स जरूरी है। अब तो ये हो गया कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपके पास कोई भी दे सकता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। पहले इकोनॉमिक्स होना जरूरी हुआ करता था क्लास 12 में, अब आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपको डोमेन में देना है, इंग्लिश आपको डोमेन में देना है, और भी कुछ कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बता देता हूं। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए, एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए। भैया इंग्लिश देनी क्या जरूरी है? इंग्लिश देनी इस केस में जरूरी नहीं है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए, इंग्लिश देनी जरूरी नहीं है,
इंग्लिश देनी जरूरी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ओडिया, 33 लैंग्वेजेस में से। देखो यहां पे क्या लिख रखा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। भैया लिस्ट ए में कितनी लैंग्वेजेस हैं टोटल? लिस्ट ए के अंदर आपके पास टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई भी दे दो एक, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2। सेम कॉम्बिनेशन, मान लो किसने इंग्लिश लिया, प्लस वो B1 जो लिस्ट है उससे 2 ले सकता है, अगर 2 लेगा, अगर यहां से उसने 2 सब्जेक्ट उठाए तो B2 में से उसको क्या उठाना है, लिस्ट B2 में से एक सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। और उसने इंग्लिश दे दी, या एक और कॉम्बिनेशन उठा के देख लेता हूं, किसने हिंदी दे दी, अगर किसने मान लो हिंदी दी, वो भी एलिजिबल है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए, प्लस उसने फिजिक्स दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया, मैथमेटिक्स दे दिया, या फिजिक्स दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया, बायोलॉजी दे दिया, या हिंदी प्लस अकाउंटेंसी दे दिया, बिजनेस स्टडीज दे दिया, और आपके पास इकोनॉमिक्स दे दिया, या अकाउंटेंसी दे दिया, बिजनेस स्टडीज दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप दे दिया। हिंदी प्लस अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप, वो डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट, कोई भी स्ट्रीम चेंज के अंदर डिडक्शन नहीं है। पीसीएम का स्टूडेंट भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अपने सब्जेक्ट देके ही, जो तुमने क्लास 12 में पढ़े थे, पॉलिटिकल साइंस का देना जरूरी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस कहीं भी लिखा ही नहीं मैंडेटरी है, आपने जो क्लास 12 में पढ़ा था उसी के अंदर दे दो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में आप एलिजिबल हो जाओगे। है नहीं कितनी बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया बात है, कोई भी स्ट्रीम चेंज का डिडक्शन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की मैंने आपको बात बता दी, हिस्ट्री ऑनर्स की सेम एलिजिबिलिटी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाली, ध्यान से समझना मेरी बात। हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने पड़ेंगे अपनी ग्रेजुएशन के अंदर, अपने सीयूईटी के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मान लो किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज दी, और ये जो बंदा है ये कॉमर्स का बंदा है, इसने अकाउंटेंसी दी, फिर इकोनॉमिक्स दी, ठीक है, प्लस इसने B2 में से दे दिया एंटरप्रेन्योरशिप। यही तो बोल रहे हैं ये भाई, एंटरप्रेन्योरशिप कंपैरेटिवली इजी होगा, B2 के जो सब्जेक्ट्स है वो कंपैरेटिवली इजी है B1 से, ये तो तुम्हें बात माननी पड़ेगी। एनी वन लैंग्वेज हिस्ट्री ऑनर्स की क्या है एलिजिबिलिटी, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, हमने ले ली भाई, इंग्लिश ले ली, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 ले लिया, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ले लिया, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2 हमने ले लिया एंटरप्रेन्योरशिप। मेरिट विल बी बेस्ड, अगेन आपकी मेरिट यहां पे बन जाएगी। सबसे बेस्ट बात बताऊं क्या इसमें, इंग्लिश प्लस अकाउंट्स प्लस इको प्लस एंटरप्रेन्योरशिप देके आप हिस्ट्री ऑनर्स में भी एलिजिबल हो, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी एलिजिबल हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो सेम ही है। सबसे बेस्ट बात यह है, एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन देके आप इतने सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो जाओगे जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन, मल्टीपल कोर्सेज के लिए, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए, मल्टीपल डोमेन्स के लिए ऑप्ट नहीं करना, आपको लिमिटेड चंक के लिए ऑप्ट करना है, क्योंकि यार मैक्सिमम टेस्ट हम कितने दे सकते हैं, 9 टेस्ट दे सकते हैं। तो उस केस में इंग्लिश दे दिया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं हिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हूं, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एलिजिबल हूं। जो ये क्राइटेरिया लिखा हुआ है ना, ये जहां जहां एप्लीकेबल है, मैं हर जगह एलिजिबल हूं। है नहीं कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात है या नहीं है? सेशन को लाइक कर दो जी, 1000 प्लस लाइक्स अभी पहुंचा सकते हैं, अभी तो हम 1500 प्लस लाइक्स पहुंचाने वाले हैं भाई, आज तो सब फॉर्म में हैं। B1 B2 में क्या क्या है मैंने अभी बताया आपको, B1 B2 में क्या क्या है मैंने अभी यहां पे आपको बताया, ये लिस्ट इन्होंने पूरी दे रखी है B1 B2 की। ये रहा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। B1 B2 में क्या क्या है ये लो जी, मैं एक बार दिखा देता हूं। B1 B2 ये लो जी, ए लिस्ट सबको समझ आ गई, सेक्शन 1A और 1B। B2 में क्या क्या है ये लो, B1 B2 में आपके पास 18 सब्जेक्ट्स हैं, B2 में आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी ही लिस्ट निकाल रखी है। जैसे डोमेन के अंदर 27 होते हैं ना, तो डोमेन को और बाइफरकेट करा हुआ है। 27 डोमेन में से लिस्ट B1 के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं होगी, कहीं तुम सोचो JNU BHU में भी अप्लाई हो रही है, और किसी भी यूनिवर्सिटी में ये B1 B2 का फॉर्मूला नहीं ऑपरेट हो रहा। B1 का फॉर्मूला ऑपरेट हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, B2 का फॉर्मूला ऑपरेट हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया भाई, लिस्ट B बना दी, 27 डोमेन्स को दो तरह से बाइफरकेट कर दिया। 27 सब्जेक्ट्स लिस्ट सेक्शन 2 के अंदर है तुम्हारे CVT के अंदर 27 डोमेन्स, 18 डोमेन B1 के अंदर है, 9 डोमेन्स B2 के अंदर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पे? ठीक है, ये बात समझ आ गई, आगे मूव ऑन करें। चलो, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको समझा दिया, सोशल वर्क बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी है जो मैंने अभी आपको बताया, सोशियोलॉजी सेम एलिजिबिलिटी है जो अभी हमने बात करी, हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस की सेम एलिजिबिलिटी है जी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स मोस्ट अवेटेड, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पहले तुम इसको पढ़ लो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ढंग से एक बार पढ़ लो।
इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक बार इसको ढंग से पढ़ लो, फिर बात करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपको क्या चाहिए? मैथमेटिक्स ऑनर्स के मैंने ऑलरेडी सेशन ले चुका हूं, इससे पहले मैंने बता दिया मैथमेटिक्स ऑनर्स का क्या हुआ है, क्या सेशन हुआ है। वाह जी वाह, कौन बनेगा हमारा, अरे 1000 लाइक्स हो गए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लाइकिंग द सेशन। अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो यार, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, आपको जाना कहां है, सीयूईटी की वेबसाइट पे जाना है। सीयूईटी की वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे ना, सीयूईटी की वेबसाइट पे तुम्हें कुछ इस प्रकार की वेबसाइट दिख रही होगी, cuet.samarth.ac.in, वहां पे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाओ। जिस भी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करनी है, फॉर एग्जांपल बीएचयू की चेक करनी है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सारी, फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज होता है, उसकी एलिजिबिलिटी यहां पे बता दी, रिमार्क्स बता दिए कि भाई क्या मेरिट कैसे बनने वाली है आपकी। बीए शास्त्री ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है यहां पे बता दी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देने हैं यहां पे बता दिया। बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए आपको क्या देना है, देखो सेक्शन 1 में हिंदी इंग्लिश दे सकते हो, सेक्शन 2 में आपको लीगल स्टडीज देनी है और आपको जनरल टेस्ट इसमें देना ही देना है। सिमिलरली बीकॉम ऑनर्स में बीएचयू की एलिजिबिलिटी कुछ और होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी कुछ और होगी। अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। अब जैसे इनके अकॉर्डिंग तो बीकॉम ऑनर्स में बीएचयू के अंदर बीकॉम ऑनर्स अगर किसी को करनी है तो उसको जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा, बट वहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां पे है या नहीं है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी हम कहां थे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर थे। तो जो भी यूनिवर्सिटी का तुम चेक करना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज पे जाना और यहां पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी तुम्हें दिखनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बॉटम में मैं जाऊंगा तो देखो यहां पे दिखना शुरू हो जाएगा, और ये और भी यूनिवर्सिटी यहां पे अपडेट हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे पहुंच गए थे। बीए संस्कृत ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, इटालियन हो गया, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये लो जी। ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं अभी क्या है। साइकोलॉजी ऑनर्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, इटालियन ऑनर्स हो गया, जर्मन, पर्शियन, अरेबिक, उर्दू। इकोनॉमिक्स ऑनर्स पे थे ना, इकोनॉमिक्स, ये रहा जी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल गया। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आपके पास सेक्शन 1 सेक्शन ए में से आप कुछ भी उठा सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आप कुछ भी उठा सकते हो लिस्ट ए में से। यहां पे इंग्लिश आपके पास होनी कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी 33 लैंग्वेजेस में से लिस्ट ए में से आप कुछ भी उठा सकते हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, सिमिलरली आपके पास इंग्लिश उठा सकते हो, हिंदी उठा सकते हो, पंजाबी उठा सकते हो, उड़िया उठा सकते हो। एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए 33 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज उठा सकते हो। मैथमेटिक्स आपको उठानी है और कोई भी 2 उठाने हैं कुछ और। फॉर एग्जांपल कोई सीबीएसई के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स उन्होंने उठा ली, प्लस कोई भी और उठा लेंगे सेक्शन 2 में से। इस केस में आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसमें से एक आपके पास B1 में होना चाहिए, B2 में से भी एक उठा सकते हो। कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है वो अकाउंटेंसी ले लेगा, प्लस यहां पे ले लेगा एंटरप्रेन्योरशिप, या अकाउंटेंसी ले लेगा प्लस इकोनॉमिक्स ले लेगा। अगर कोई पीसीएम का स्टूडेंट है वो आपके पास इंग्लिश ले लेगा, प्लस फिजिक्स ले लेगा, प्लस केमिस्ट्री ले लेगा, प्लस मैथ्स ले लेगा। तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इस तरह आपकी मेरिट कैलकुलेट हो रही होगी। कोई आपके पास ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट्स है तो वो क्या कर सकता है, वो मैथमेटिक्स दे सकता है, वो हिंदी ले सकता है, हिंदी प्लस मैथ्स प्लस 2 कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल साइंस ले लेना, सोशियोलॉजी ले लेना, हो जाएगा तुम्हारा काम यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। बड़ी सिंपल एलिजिबिलिटी है यार। बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहले प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आया करता था। बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये आईपी कॉलेज फॉर विमेन, आईपीसी होता है यार, आईपी कॉलेज फॉर विमेन, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन सिविल लाइंस में कॉलेज लाया करता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एनी वन सेक्शन, कोई भी सेक्शन चलेगा, लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, कोई भी सेक्शन चलेगा। मास मीडिया कंपलसरी है, मास मीडिया आपको देना ही देना है, और सेक्शन 3 में से आपको क्या देना है, सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट इसमें देना ही देना पड़ेगा। अब देखो जनरल टेस्ट कंपलसरी होना शुरू हो गया इस पर्टिकुलर बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर। आपके पास जनरल टेस्ट आपको देना है, मास मीडिया डोमेन में देना है, और आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, आपका काम हो जाएगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के अंदर आपको लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश या हिंदी देनी है, लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश या हिंदी देनी है, और आपको जनरल टेस्ट देना, आपका काम हो जाएगा। या तो आप लैंग्वेज में इंग्लिश दे दो लिस्ट ए में से, और आपको क्या देना है, सीयूईटी का जनरल टेस्ट देना है, या आप हिंदी दे दो, आपको क्या होगा, और आपको जनरल टेस्ट देना है। जो भी आपका बेस्ट स्कोर इसमें बनने वाला है उसमें आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। ये 5 ईयर प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के अंदर आपके पास हिंदी या इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट इसमें आपको देना ही देना है। फिर बीए प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बीए प्रोग्राम के लिए हर एक स्टूडेंट को ऑप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बीए प्रोग्राम के इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज आपको अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो शायद आपने नाम कभी सुने भी ना हो। बीए प्रोग्राम संस्कृत प्लस हिस्ट्री, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्लस इकोनॉमिक्स। कहने की बात इतनी सी है, बीए प्रोग्राम के इतने अपार कोर्सेज हैं। मैं आपके पास एक लिस्ट लेके आ जाऊंगा, उस लिस्ट के अंदर आपको दिखेगा कि बीए प्रोग्राम में अटेम्प्ट करना बनता है, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, चाहे आप साइंस के हो।
बीए प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगता है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बीए प्रोग्राम की आपको एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूं। जनरल टेस्ट कुछ कुछ कोर्सेज के लिए देना है, सभी कोर्सेज के लिए नहीं देना। जैसे अभी हमने पढ़ा बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, 5 ईयर प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, उसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। अच्छा, बीए प्रोग्राम का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, ध्यान से समझो, एनी वन लैंग्वेज मतलब आप हिंदी इंग्लिश 33 लैंग्वेजेस में से लिस्ट ए में से कुछ भी दे सकते हो। लिस्ट बी में से, डोमेन में से आपको क्या देना है, लिस्ट B1 में से आपको 2 सब्जेक्ट्स देने हैं। और अगेन आपको सेम कॉम्बिनेशन बता दिया। बीए प्रोग्राम के लिए आपको वही चीज करनी है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए। भैया सेक्शन ए में, सेक्शन ए मतलब लिस्ट ए की यहां पे मैं बात कर लेता हूं। अब बोलेंगे स्टूडेंट्स की लिस्ट ए कौन सी है, लिस्ट ए मैंने आपको बता दिया 33 लैंग्वेजेस हैं। ये लो जी, 33 लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी। इन 33 लैंग्वेजेस में से कोई एक आपको सिलेक्ट करनी है। B1 में से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं या 3 सिलेक्ट करने हैं और आपका काम बन जाएगा बीए प्रोग्राम का। B1 में से या तो 2 सिलेक्ट कर लो और B2 में से फिर 1 सिलेक्ट कर लो। बीए प्रोग्राम की भी यही एलिजिबिलिटी है, इन्होंने इतना ही बता रखा है। अब यहां पे हम आ जाएं, बीए प्रोग्राम के 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो मैं एक लैंग्वेज लूं, B2 में से 2 सब्जेक्ट ले लूं, B1 में से 1 सब्जेक्ट ले लूं, काम मेरा हो जाएगा। और एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक मैं लैंग्वेज ले लूं लिस्ट ए में से, एक मैं सब्जेक्ट ले लूं B1 या B2 में से। एक मैं ले लेता हूं लैंग्वेज, मान लो किसी ने इंग्लिश ले ली और उसने दे दिया फिजिक्स, कोई पीसीएम का स्टूडेंट है उसको बीए प्रोग्राम करनी है, उसने दे दिया फिजिक्स। तो देखो कॉम्बिनेशन 2 मैं यहां पे पढ़ रहा हूं, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 या B2 में से कुछ भी दे दो। प्लस इस केस में अगर आप जनरल टेस्ट दोगे तो मजा आ जाएगा। उसका रीजन यह है, जनरल टेस्ट आपका और भी जगह एप्लीकेबल होगा, आप ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर पाओगे। मेरिट विल बी बेस्ड, आपको ये कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो और वो कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। जैसे एक कॉम्बिनेशन हो गया इंग्लिश प्लस PCM, आपका ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो, इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मेरिट विल बी बेस्ड, अगेन जो आपका बेस्ट स्कोर बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। एज द वेटेज ऑफ CVT सेक्शन इज नॉट द सेम, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन विल बी डन। बेसिकली बोलना चाह रहे हैं हर एक सेक्शन का, फॉर एग्जांपल जनरल टेस्ट के अंदर तो 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 60 इंटू 5 300 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट आ रहा होगा, तो उसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है, इसलिए अकॉर्डिंगली उसमें एडजस्टमेंट्स करे जाएंगे। कुछ इस तरह यहां पे बोल रखी है। जनरल टेस्ट जहां भी होगा यार वहां पे एडजस्टमेंट्स करना बनता है, करने ही पड़ेंगे। वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज के लिए, वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज के लिए सेम पैटर्न, वोकेशनल स्टडीज सिमिलरली बीए प्रोग्राम, इसके अंदर आप जनरल टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डोमेन के थ्रू भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एलिजिबिलिटी दोनों की बिल्कुल सेम है। बीवॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अगेन आपके पास बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है। बीवॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है सारे बीवॉक कोर्सेज के लिए। एक बार आप अपने लेवल पे इसको चेक करना। आगे मूव ऑन करते हैं। बीकॉम ऑनर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, सिमिलरली BBA FIA BBE और BMS के बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं सर 12th में पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो मैं क्या डोमेन में पॉलिटिकल साइंस दे सकता हूं? मेरा आंसर है यस, दे सकते हो, बट तुम्हारा एक क्लियर विजन होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू गिव पॉलिटिकल साइंस इन CUET। क्या पॉलिटिकल साइंस CUET में देने के बाद आपको किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बोलता है आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस देनी जरूरी नहीं है डोमेन के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है आप अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स दे दो, क्यों अभी तक आज तक आप वही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप उसमें एक्सेल करने की बात करो ना। Why do you want to jump into an unknown territory जिसमें पता ही नहीं तुम्हें उसमें एक्सेल करोगे या नहीं करोगे? मैं एग्जांपल पहले भी कई बार ले चुका हूं। 2 स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज का है जो पॉलिटिकल साइंस 11-12 से पढ़ता हुआ आ रहा है, एक स्टूडेंट PCM का है। पॉलिटिकल साइंस का बच्चा जिसने 11-12 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, वो CUET में पॉलिटिकल साइंस में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अच्छे स्कोर करने की, वर्सेस वो बच्चा जिसने आज तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ी ही नहीं। तो वो ये लिबर्टी तुम्हें, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इट डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, अनलेस एंड अनटिल वो एलिजिबिलिटी अगर तुम मीट कर रहे हो, तुम अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स दे दो, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जो यहाँ पे लिस्ट B1 B2 में रिक्वायरमेंट है, कॉम्बिनेशंस की रिक्वायरमेंट है, लिस्ट ए में क्या देना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है, बस वो फुलफिल करना काफी है। उसके बाद तुम अपने जो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स है वही दे दो और तुम्हारी एक मेरिट रैंक बनेगी। अब PCM के स्टूडेंट को ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा यहां पे, बट यार ये कोई नई बात थोड़ी ना, ये तो पहले भी हुआ करता था। पहले तो PCM के स्टूडेंट को डिसएडवांटेज हुआ करता था, अब कोई डिसएडवांटेज भी नहीं होने वाला। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बेटर बात है। यस, साइकोलॉजी एक बार बता रहा हूं, साइकोलॉजी एक बार बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
वेरी गुड वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे मूव ऑन करें। बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपके पास, बीकॉम ऑनर्स के अंदर एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए, कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी, इंग्लिश जरूरी नहीं है। पहले इंग्लिश कंपलसरी हुआ करती थी, अब इंग्लिश जरूरी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज चल जाएगी। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज दे दी तुमने, लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज दे दी, प्लस मैथमेटिक्स दे दी, या अकाउंटेंसी दे दी। दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो मैं एक बार समझा देता हूं। पहले मैं मैथ्स वाले कॉम्बिनेशन की बात करता हूं। बीकॉम ऑनर्स के लिए एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए, मतलब आपको लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही देना है, प्लस आपको मैथ्स देना है, प्लस कोई भी सब्जेक्ट आप दे सकते हो जिसमें से एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम B1, एटलीस्ट वन आपका B1 में से होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं B2 में से, आपका B1 में से वन होना चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं B2 में से। आई एम श्योर आप बात समझ रहे हो मेरी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस B1 B2 में से कुछ भी आप दे सकते। B1 में से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मान लो किसी ने फिजिक्स दे दी, और B2 में से किसी ने दे दी एंटरप्रेन्योरशिप, तो यस तुम एलिजिबल हो। ये चार कॉम्बिनेशन करके तुम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। किसी ने लैंग्वेज दे दी, कोई भी लैंग्वेज चलेगी, मैथ्स जरूरी है, और बाकी दो आपने कोई, फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने अकाउंटेंसी दे दी या आपने और इकोनॉमिक्स दे दी, काम आपका हो जाएगा। या आपने क्या दिया, बिजनेस स्टडीज दे दी, BST दे दी और प्लस इकोनॉमिक्स दे दी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करने वाले हैं, अकाउंटेंसी उनको डिफिकल्ट लगती है। लैंग्वेज दे देंगे, मैथमेटिक्स दे देंगे, BST दे देंगे, इकोनॉमिक्स दे देंगे, कॉमर्स वालों का काम यहां पे हो जाएगा। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन है, एनी वन लैंग्वेज। अच्छा, एक आपको लैंग्वेज तो देनी है, वन लैंग्वेज तो हमेशा कंपलसरी है, और एक और लैंग्वेज इन्होंने बोली है, मैथ्स ना देके आप क्या दे सकते हो, अकाउंटेंसी। भाई स्टूडेंट्स की अगर मैथ्स वीक है कोई बात नहीं, मैथ्स ना दो, अकाउंटेंसी दे दो, प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी एटलीस्ट फ्रॉम B1, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्कोर्स। अरे बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात बता दिया यार इन्होंने बोला दो कॉम्बिनेशन है बीकॉम ऑनर्स के, लिख लो। एक कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज देनी है लिस्ट ए में से, डोमेन में मैथमेटिक्स देना है, प्लस दो डोमेन और देने हैं, एक डोमेन जिनमें से B1 में से होना ही होना चाहिए, दूसरा डोमेन B1 में से भी हो सकता है, B2 में से भी हो सकता है। फिर अगेन इसमें चार आपको एक और कॉम्बिनेशन दे दिया। मैथ्स अगर आपको नहीं देनी कोई बात नहीं, बीकॉम ऑनर्स में कोई लैंग्वेज दे दो, अकाउंटेंसी दे दो, और कोई और डोमेन दे दो जिसमें से एक एटलीस्ट आपको B1 में से देना ही देना है। B1 में से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर B1 में से एक है तो B2 में से एक उठा लेना। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। तो ये किसकी कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास बीकॉम ऑनर्स का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बीकॉम प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपैरेटिवली इजियर होता है क्योंकि इसमें मैथ्स कंपलसरी नहीं होती। इसमें क्या है, आपको अगेन क्या करना है, लैंग्वेज देनी है। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज देनी है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2। अगेन आप अगर PCM के स्टूडेंट हो, बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हो, कर सकते हो। क्या करना है, आपको एक लैंग्वेज देनी है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई दे देना, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है, 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज दे सकते हो। एक लैंग्वेज प्लस PCM दे देना, आपका काम हो जाएगा। एक लैंग्वेज प्लस PCB भी अगर दे दोगे तो काम आपका बीकॉम प्रोग्राम में हो जाएगा। एक लैंग्वेज प्लस कॉमर्स के अंदर, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, वन लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स दे दोगे, आपका बीकॉम प्रोग्राम के लिए काम हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स ध्यान समझना, जो स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स के लिए कोई भी अगर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए कुछ इस प्रकार एलिजिबिलिटी है। एक सेक्शन आपको एक लैंग्वेज तो आपको लेनी है। लिख लेता हूं यहां पे मैं, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या करना है, एक लैंग्वेज आपको लिखनी है। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। पहले कला देख रहे हो आज क्या चल रहा है भाई, कला चल रही है आज। बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या है, आपको तीन चीजें देनी है। एक तो लैंग्वेज देनी ही देनी है, बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको एक लैंग्वेज देनी ही देनी है, प्लस आपको मैथ्स देना है, या लैंग्वेज दे दी 33 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज चलेगी, या आपको मैथमेटिक्स देना है, या आपको B1 में से एक सब्जेक्ट उठा लो, B2 में से एक सब्जेक्ट उठा लो। क्या ये बात सही है? और क्या कर सकते हो तुम इस केस में, बीकॉम ऑनर्स में और क्या कर सकते हो, और एक लैंग्वेज तो देनी है, तो हमें पता ही है। एक लैंग्वेज यहां देनी है
प्लस मैथ्स की जगह क्या दे सकते हो, अकाउंटेंसी दे सकते हो, मैथ्स की जगह अकाउंटेंसी दे सकते हो, प्लस बाकी दो या तो आप एक B1 में से उठा लो, एक B2 में से उठा लो, या B1 में से दोनों उठा सकते हो। इस केस में भी या B1 में से दोनों उठा सकते हो, उसमें उस केस में B2 में से कोई आपको सब्जेक्ट उठाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो है बीकॉम ऑनर्स की, ये है बीकॉम ऑनर्स की जिसमें मैथ्स या अकाउंटेंसी इनमें से एक ना एक तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपको क्या देना है, समझ लो मेरी बात। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर 3 चीजें हैं और बहुत ही सिंपलिस्टिक चीजें हैं। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर एक आपको लैंग्वेज तो देना ही देना, ये तो हमें पता ही है, लैंग्वेज आपको देना है, ठीक है। एक बार दोबारा जाके देखूं बीकॉम प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी। बीकॉम प्रोग्राम के लिए 1 लैंग्वेज देनी है, B1 B2 में से कोई भी एक दे देना है, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, और अच्छा ठीक है। और बाकी दो जो हैं भाई, एक लैंग्वेज तो हमें देनी है, बाकी 2 डोमेन्स हमें कंपल्सरीली भाई एटलीस्ट 2 तो हमें B1 में से देने ही देने हैं, और एक डोमेन बच जाएगा। 1 डोमेन किस में से दे सकते हो, 1 डोमेन या तो B1 में से भी दे सकते हो या B2 में से भी दे सकते हो। ये बीकॉम प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है। बट बीकॉम प्रोग्राम यहां पे इन्होंने खत्म नहीं किया, ध्यान से समझना, बीकॉम प्रोग्राम यहां पे इन्होंने खत्म नहीं किया। यहां पे और क्या, एक और इन्होंने क्लॉज डाल दिया। बीकॉम प्रोग्राम के अंदर हमने एक तो ये एलिजिबिलिटी पढ़ी कि आप एक लैंग्वेज दे दो, 2 डोमेन दे दो, B1 में से एक डोमेन बच जाएगा, वो B1 या B2 में से कोई भी दे देना। और एक और एलिजिबिलिटी है कॉम्बिनेशन 2, ये है या तो आप एक लैंग्वेज टेस्ट दे दो, जैसे हमने एक लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही देना है, प्लस 1 सब्जेक्ट B1 B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट दे दो, प्लस आप एक जनरल टेस्ट दे दो। इसके बाद भी आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो गए। क्या मैं बोल रहा हूं आपको, एक लैंग्वेज देनी है, 1 लैंग्वेज हो गई, 1 लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन किस में से देना है, B1 या B2 में से कोई भी एक डोमेन दे देना, प्लस 1 जनरल टेस्ट दे देना, तुम्हारा बीकॉम प्रोग्राम का काम हो जाएगा। कंपल्सरी नहीं है, बट हां ये कॉम्बिनेशन तुम दे सकते हो और तुम बीकॉम प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बट इस केस में अगर तुमने ये कॉम्बिनेशन दिया, तुम बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे अनलेस एंड अनटिल तुम और डोमेन्स दोगे तभी बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। मैक्सिमाइज करनी है अपने चांसेस, तो जनरल टेस्ट देना मेरे हिसाब से बनता है। अगेन वो डिपेंड करता है कितने लेवल ऑफ डिफिकल्टी के थ्रू तुम जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते। फिर बीएमएस के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो 3 कोर्सेज है प्रोफेशनल कोर्सेज, बीएमएस, बीबीए FIA और बीबीई, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और बीबीई बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके अंदर बीएमएस, ये तीनों जो कोर्सेज होते हैं ना, इनको प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं। ये पहले ड्यूजैट के अंदर आया करते थे, वो एक एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट हुआ करता था। अब ऐसा नहीं है, ये सीवीटी के अंदर आ गए हैं, और बहुत बढ़िया इन्होंने यहां पे एलिजिबिलिटी दे रखी है। इन्होंने कुछ ऐसा बोल रखा है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसके हमारे पास 10 to 12 कॉलेजेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें आपके पास शहीद सुखदेव नंबर 1 कॉलेज है जो आपको मिल रहा होगा, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हो, मैथमेटिक्स आपको देनी है और आपको जनरलाइज देना है। कितनी सिंपल यार इन्होंने एलिजिबिलिटी रख दी है कि आपको कोई भी लैंग्वेज आपको लिस्ट ए में देनी है, 33 लैंग्वेजेस में से आप दे सकते हो। मैथमेटिक्स आपको देनी है, डोमेन में आपको मैथमेटिक्स देनी है और आपको जनरलाइज देना है, आप एलिजिबल हो जाओगे। बीबीए FIA के अंदर सेम एलिजिबिलिटी, आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज देनी है, प्लस मैथ्स देना है, प्लस जनरल टेस्ट। बीबीई के लिए सेम एलिजिबिलिटी, आपको क्या करना है, बीबीए के लिए सेम एलिजिबिलिटी, आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज देनी है, मैथमेटिक्स देनी है और जनरल टेस्ट देना है। आप इन तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है जी, बीएलएड का यहां पे बता दिया। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। एनी 1 मतलब सेक्शन 1 का यहां पे मतलब क्या है, सेक्शन 1 का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 1 का यहां पे मतलब क्या है, लैंग्वेज टेस्ट आपको देना है, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब डोमेन में से आपको कोई 3 देने हैं। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो 2 डोमेन आपको B1 से देने ही देने हैं, एक डोमेन बच जाएगा, या तो B1 से दे देना है या B2 से दे देना। ये हमने सारा का सारा यार डिस्कस किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर मैंने तुम्हारे सामने डाल दिया है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने तुम्हारे सामने डिस्कशन करा है। बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं। बीटेक इसको बोलते हैं बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस, ये सीआईसी के अंदर अवेलेबल होती है। इसके अंदर आपको लिस्ट ए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक है, तो उसका आंसर है यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक इसका मतलब ये है एनी 1 लैंग्वेज आपको लिस्ट ए में से देनी है, कोई भी लैंग्वेज चलेगी। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर 20 सीट्स है जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 6 सीट्स हैं, एसटी के लिए 3 सीट्स है, ओबीसी के लिए 11 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट्स नहीं है। ठीक है जी, कोई भी एक लैंग्वेज देना है लिस्ट ए में से, मैथमेटिक्स देनी है और आपको जनरल टेस्ट देना है। बेसिकली ये 3 चीजें आपको हर एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए देनी है। बीटेक के लिए क्या देना है, एप्टीट्यूड सिलेबस आएगा, कोई किसी गलतफहमी में मत रहना। पीसीएम आएगा, नहीं आएगा पीसीएम,
जेई मेंस के थ्रू नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के अंदर एडमिशन। कोई भी लैंग्वेज दे दो, मैथमेटिक्स दे दो और जनरल दे दो, वही जो हमने बीबीए, एफआईए, बीबीई और बीएमएस के लिए हमने ऑप्शन यहां पे देखा था। जैसे देखो बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 कोर्सेज के बारे में मैंने अभी बताया तुम्हें। बीबीई की अगर बात करें, सेम इन्होंने लिख रखा है, कोई लैंग्वेज दे दो, मैथमेटिक्स और सेक्शन 3। अच्छा, इन्होंने कॉलेजेस के नाम भी यहां पे लिख रखे हैं। इन कॉलेजेस के बारे में मैं एक डिटेल सेशन तुम्हारे पास लेके आने वाला हूं। सेशन को लाइक करो और चैनल को सारे सब्सक्राइब करो। मेजॉरिटी क्वेरीज आई एम श्योर तुम्हारी सॉल्व होगी होंगी। मैं नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूं अभी 12 बजे, जिसमें मैं हाउ टू फिल सीयूईटी फॉर्म्स तुम्हें बता रहा हूं। सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज जो मैंने सारी बातें बताई उनकी सारी पीडीएफ्स मैं आपके पास टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट और थको मत, हारो मत, तैयारी स्टार्ट करो। अब शुरुआत है, अब एक नया जन्म है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नई वाइब है, एक नया अवसर है, एक नया मौका है। अब अगर जान लगा दी अगले 3 महीने के अंदर, तो इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस में अपने आप को पाओगे और तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम कर सकते हैं मिलके। ऑल द बेस्ट।